स्टूडियो में। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मैं हूं हर्षिता और मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं वीरू। और मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें रहेंगी, जहां पर आज देखिए दो बड़े इवेंट्स थे और एक तो हो चुका क्रेडिट पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं, दरें जस की तस। रिवर्स रेपो के बढ़ने के थोड़ी बहुत आसार थे, लेकिन गवर्नर साहब ने इस समय कुछ नहीं कहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि अकोमोडेटिव स्टांस दरअसल बरकरार रहेगा, ग्रोथ पर फोकस है। महंगाई इस समय सर पर है, तो उसके मद्देनजर ये शायद सही समय नहीं है दरें बढ़ाने का। इन बयानों के बाद निफ्टी बैंक में एक तरफा तेजी देखने को मिली। आज दरअसल इंट्राडे में निफ्टी बैंक में 600 पॉइंट से ज्यादा का उछाल भी दर्ज हुआ है। वहीं निफ्टी पर भी अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें भी जोश पूरा 17,600 के ऊपर हम इस समय काफी कंफर्टेबली ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ आज की इस तेजी में मिड कैप्स ने भी साथ दिया है। आपको 92 अंकों पर दिखेगा मिड कैप इंडेक्स, लेकिन आज जो पूरा समा बंधा है वो निजी बैंकों के चलते बंधा है। चाहे वो HDFC हो, कोटक जैसे स्टॉक्स हो, इनमें सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। और दूसरी तरफ एक और पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ है मेटल शेयर, जहां पर तेजी देखने को मिली। अब जो दूसरा इवेंट है उस पर नजरें होंगी और वो है आज की वीकली एक्सपायरी। वीरू, आसार क्या लग रहे हैं? देखिए हर्षदा, गवर्नर साहब ने आज एक गाने की 2 लाइनें बोली थी, आज फिर जीने की तमन्ना है। मेरे ख्याल से निफ्टी ने ये सुन लिया कि जा जी ले अपनी जिंदगी। तो अब करीब 150 अंक ऊपर निफ्टी है हर्षदा। और कल जब आप और मैं इसी वक्त मुलाकात कर रहे थे तो उस वक्त लेवल था निफ्टी का 17,410। वहां से आप समझ लीजिए कि हर्षदा हम 200 पॉइंट ऊपर है। अब इस 200 पॉइंट की स्ट्रेंथ के पीछे कल का यूएस मार्केट का स्ट्रेंथ भी था। अभी भी डाउ फ्यूचर्स ऊपर है और अब पॉलिसी में अगर आप देखें कोई नेगेटिव चीज नहीं आई है। देखिए हर्षदा, अगर आप इस वक्त के डेटा को देखें ना, इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के डेटा का जिसकी एक्सपायरी 3:30 पर होगी, उसमें आप समझ लीजिए कि हो क्या रहा है। 17,500, 550 और 600 ये 3 पुट राइटर्स बहुत स्ट्रांगली हर्षदा खड़े हुए हैं। और अगर आप देखें स्क्रीन पर तो लगभग 1, 2, 3, 3.25 और लगभग 4 लाख पुट बिके हैं हर्षदा। मेरा सुबह का टारगेट था एक 17,625 और मैंने कहा था कि बाय कीजिएगा, ये आ चुका है। लेकिन याद रखिएगा कॉल राइटर्स के पास कन्विक्शन कम है। और मेरे को लगता है हर्षदा, देखिए अगर आपने एक बहुत खूबसूरत ट्रेड में पैसा कमा लिया है तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं और आप रिस्क लेने का अगर आपके पास पोटेंशियल है तो मेरे ख्याल से ये जो मेरा दूसरा रेंज है ना हर्षदा, 17,667, इसके आने की पॉसिबिलिटी है। मैं बता रहा हूं क्योंकि कॉल राइटर्स के पास कन्विक्शन कम है और ये एक्सपायरी आपको थोड़ा सा और इंचअप होके अगर 650, 667, 670 तक ले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जो जोन मैंने मेंशन किया हुआ है एग्जैक्टली डेटा उसी के अनुरूप है। रही बात निफ्टी बैंक की, इसने ऑलरेडी काफी बड़ा मूव ले लिया है। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे आज मेरा सुबह का टारगेट जो था निफ्टी बैंक पर हर्षदा, वो था करीब ऑन द हायर साइड 39,286। वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। इंट्राडे में हम करीब इस जोन तक जा चुके हैं। तो इस पर शायद मैं ना, अगर आप देखें, कहूँ कि आप अपने लॉन्ग्स रखिए, यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आप। लेकिन निफ्टी में हर्षदा मुझे यहाँ से करीब 30-40 पॉइंट का स्विंग और दिखाई दे रहा है। हर्षदा, आज इस मेहमान का, आज हमारे कार्यक्रम में मेहमान कौन कौन है और किन रिजल्ट्स पे फोकस करेंगे हम? नंबर्स पर बाजार आज वैसे भी रिएक्ट कर रहा है। बर्जर पेन का मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ेगा, कुछ ही देर में उनसे डिटेल में बातचीत होगी। लेकिन फंडामेंटल पर बात करेंगे आशीष महेश्वरी से। इसके अलावा शुभदीप नंदी हमारे साथ जुड़ेंगे कोलकाता से। मुंबई से टेक्निकल कॉल्स देने के लिए आशीष चतुर्मोता जुड़ गए हैं। प्रकाश गावा से बातचीत होगी। कुणाल रामभ्या भी साथ देंगे। गुड़गांव से आज असद बरनपति को फिर जोड़ेंगे और आशीष बहेती हमारे साथ पुणे से जुड़ रहे हैं और मानस जायसवाल लखनऊ से। बर्जर पेन्स के MD और CEO अभिजीत रॉय हमारे साथ ठीक 2:30 बजे जुड़ेंगे। इसके अलावा कई सारे स्टॉक्स के नतीजों पर नजरें रहेंगी। डीवीज लैब, ONGC के नतीजों का इंतजार रहेगा। सुमित बताएंगे आपको क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट कल। इसके अलावा अशोक लेलैंड और मदसन सुमी क्या पेश कर सकता है अपने नतीजों पर, ये भी आपको बताएंगे। TVS मोटर पर CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर पर हम यतिन को जोड़ेंगे और वही देंगे आपको डीलिंग रूम चेक भी। तो कई सारे जानकार, काफी सारी इंफॉर्मेशन और ढेर सारे ट्रेडिंग कॉल्स। वीरू, कॉल लेना शुरू करते हैं। मार्केट की चाल के मद्देनजर आशीष बहेती, आशीष चतुर्मोता और गाबा साहब के साथ मानस जायसवाल हमारे साथ इस टाइम लाइन पर आ चुके हैं। आप चारों का स्वागत है। आशीष चतुर्मोता, शुरुआत में आपसे करूंगी।
इंडेक्स में जोश, 17,600 के ऊपर ट्रेड कंफर्टेबल लग रहा है। बताइए, एक्सपायरी के दिन आज ये तेजी का ट्रेड क्या आप कैरी करेंगे? वीरू, देखिए काफी स्टॉक्स मुझे अच्छी स्ट्रेंथ में दिख रहे हैं। तो पहला जो मेरा पिक होगा वो होगा लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज LTTS, जहां मुझे लगता है एक अच्छी डबल बॉटम का फॉर्मेशन हो गया है। 4650 पे इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है स्पॉट लेवल पर, और मेरे हिसाब से इस पे एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 4590 का स्टॉप रखना चाहिए। 4780 के लक्ष्य मैं समझता हूँ LTTS के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। तो लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज ये मेरा पहला पिक होगा लॉन्ग साइड पे। साथ ही साथ मुझे लगता है कि आरती इंडस्ट्रीज पे फोकस कीजिए, बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन है। यहाँ पर पे 1000 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन बनाइए। 1075 1080 के लक्ष्य आरती इंडस्ट्रीज में भी देखने को नजर आ सकते हैं। 75-70 के लिए दरअसल आरती इंडस्ट्रीज में तेजी का ट्रेड, 4780 के लिए आपके लिए L&T टेक सर्विसेज में एक तेजी का ट्रेड इस समय आइडेंटिफाई किया गया है। मानस जायसवाल, स्वागत है आपका। बताइए, आपकी सलाह क्या है इस समय, किन स्टॉक्स पर ट्रेड लेने का मौका? हर्षदा, मेरी नजर इस टाइम पे तो लॉरस लैब पे है, और लॉरस लैब को मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि करीब 7 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद हमें एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला और स्टॉक अपने 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गया। बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, तो मैं तो उम्मीद करूंगा कि एक शार्प आपको जरूर करंट लेवल से देखने को मिलेगा, जिसमें 565 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो लॉरस लैब में खरीदारी करनी है। 534 का स्टॉप लॉस रखें और 565 के टारगेट सेट करें। मानस जो हैं वो लॉरस लैब में अगर आप देखें तो यहाँ पर इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं मुझे, और ये ट्रेड बड़ा खूबसूरत इसका सेटअप बहुत, अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग है, याद रखिएगा। अच्छा, याद रखिएगा इस वक्त एक चीज़ है, एक एडवांटेज एट 2:06 पर निफ्टी के पास जो एक एडवांटेज है, जो निफ्टी के बैंक के पास नहीं है, वो है मेटल्स। हर्षदा, मेटल्स में गजब की रैली, और टाटा स्टील इस वक्त डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में। और एक और बात कहूँगा कि टाटा स्टील इस दौर की हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड करता हुआ, हम 2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि ये चार्ट जनाब अपनी मल्टी मंथ स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल से बाहर निकल रहा है, और अब ये स्टॉक समझ लीजिएगा कि 1 अगस्त 2021 से लेकर जो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल थी उससे बड़ी खूबसूरती से बाहर निकलता हुआ डे हाई पर टाटा स्टील, एंड दैट्स एडवांटेज विद निफ्टी। वो एक एडवांटेज है निफ्टी के लिए। लॉरस लैब, उसके बाद बढ़ते हैं प्रकाश गाबा के सर के पास। प्रकाश सर, बताइए आपका ट्रेड क्या है? इस वक्त जो पसंद है, आपने बात की उसकी, वो है मेटल्स, और मुझे पसंद है टाटा स्टील। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है इसको। अगर हायर टाइम फ्रेम में देखें तो और भी हायर मूव्स बाकी हैं, इसलिए मैं स्टॉक पे दूंगा। स्टॉप होना चाहिए करीब 1220 का, बस अपसाइड करीब 1280 पॉसिबल है टाटा स्टील। याद रखिएगा, सुबह सुबह आपने CNBC आवाज के मंच पे एक इसकी कॉल पकड़ी थी। आज हमने सुबह सुबह मानस के साथ में डिस्कशन कर रहा था, हमने पकड़ी थी इसकी 1240 की कॉल, और वो जनाब कॉल अगर आप देखें क्या गजब चली। और इस वक्त भी मैं कहूँगा कि अगर आपके पास वो कॉल है तो होल्ड करिए। सुबह सुबह मानस जी ने रिकमेंड की थी जब हम डिस्कशन कर रहे थे, उस कॉल को होल्ड करिएगा। मेरे ख्याल से मानस नहीं, मेरे ख्याल से राजेश सतपुते जी थे, और उस कॉल को डेफिनेटली होल्ड करिएगा। ह्यूज अगर आप देखें प्रॉफिट जनरेट किया उस कॉल ने, अब मेरे ख्याल से 43 पे ट्रेड करते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आशीष बहती जी से बात करते हैं। आशीष जी, बताइए आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा? गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा अभी का टॉप कन्विक्शन ट्रेड रहेगा वो है एम्फेसिस का। स्टॉक में जैसे LTTS में आशीष जी ने बताया, इसमें भी एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन बना हुआ है एम्फेसिस में भी, और सारे के सारे IT काउंटर्स यहाँ से काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। कल शाम के सत्र में हमने US में भी देखा, मेटा स्टॉक्स और एनवीडिया जैसे काउंटर्स 5-6% बढ़कर कल बंद हुए। हमें लगता है कि IT में जो एक बिकवाली हमने देखी है मैसिव, वो ऑलमोस्ट एक एंड पे आ गई, और यहाँ से एक वापस नया रनअप देखने मिल सकता है IT स्टॉक्स में। तो एम्फेसिस मेरी प्रिफर्ड पिक रहेगी अभी के लिए 3170 के टारगेट के लिए, और 3050 का स्टॉप लॉस लगाकर। 3050 का स्टॉप लॉस, और एम्फेसिस में भी तेजी का ही ट्रेड इस समय लिया जाए तो देखिए 2 तेजी के ट्रेड्स वो भी टेक्नोलॉजी कंपनियों में आ चुके हैं। LTTS का जिक्र चतुर्मोता साहब कर रहे थे, और आशीष बहती कह रहे हैं कि एम्फेसिस में एक मौका है खरीदारी करने का। चलिए फटाफट असित बरनपति को भी जोड़ लेते हैं। असित, गुड आफ्टरनून। तेजी तो है, और तेजी इनफैक्ट कंसोलिडेटेड मूव है ये बढ़त का। 39,000 के ऊपर, 39,100 के ऊपर निफ्टी बैंक, निफ्टी में भी जोश। इस समय आपका
कन्विक्शन ट्रेड क्या है, बताइए। वहां पर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, असित के पास लौटेंगे। लेकिन वीरू, आई एम श्योर आप भी निफ्टी बैंक पर बस आके टिका कर बैठे हैं सुबह से। ये 39,000 के ऊपर निकलना, ये बताइए कितनी अहमियत रखता है, क्योंकि ये हुआ है हमें हाई पर गए और वहां पर स्टिकी है, उसके आगे एक नया हाई दिन में नहीं बना है, तो संकेत क्या है? या फिर थोड़ा सा कॉशियस हो गए आप क्योंकि हम एक्सपायरी में उतर रहे हैं? तो देखिए यही पॉइंट है। देखिए हर्षदा, हमारे पास दो एडवांटेज हैं बैंकों के साथ, स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली नंबर्स और जो एक ओवरहैंग था पॉलिसी का कि भाई क्या होगा, आरबीआई अपने स्टांस को चेंज करेगा, आरबीआई एक स्ट्रॉन्ग रेट रिवर्सल के संकेत देगा या फिर रेट रिवर्स करेगा, वो एटलीस्ट हमारे सामने से हट गया। आपने जो दूसरी बात कही बिल्कुल सही कही, इट्स एक्सपायरी। ये वो एक्सपायरी है जो इसको शायद अगर आप देखें थोड़ा सा बैकफुट पे रखेगी, क्योंकि 39,000, 39,300, 39,400, 39,500 पे अगर आप देखें काफी कॉल राइटर्स हैं। लेट्स ब्रिंग 39,500 स्ट्राइक और आप 39,300 की स्ट्राइक को रखिएगा, वहां पे काफी सिवियर आउटस्टैंडिंग हुआ है हर्षदा। तो मेरे ख्याल से इसको टाइम स्पेंड करना चाहिए। देखिए हर्षदा, यहाँ पे इसने क्या करा, 100 डे मां से जंप लिया परसों, कल तेजी, आज तेजी। मेरे ख्याल से इस 39,200 जो कि बजट डे, जो कि पोस्ट बजट डे का हाई है, उसको निकालने के लिए हमें शायद 1-2 दिन यहां पे टाइम स्पेंड करना चाहिए। उसके बाद अगर 39,300 का जोन निकले तो अच्छी बात है। याद रखिएगा हर्षदा, 39,300 के बाद सही मायने में ये अपनी ऑल टाइम हाई की ट्रेजेक्टरी में आ जाएगा, तो ये थोड़ा टाइम स्पेंड करे यहां पर तो वो अच्छा है। लेकिन दूसरी बात यह है हर्षदा कि निफ्टी के पास वो ज्यादा कंपोनेंट्स हैं, वो स्ट्रेंथ वाले पॉइंट्स हैं जिसके सहारे वो अपना सफर तय करे। इसलिए मैं कह रहा था कि इस वक्त निफ्टी बैंक पे नहीं, इस वक्त आप निफ्टी पे फोकस करिए, पैसा बनेगा। निफ्टी इस वक्त 17,620 पे एग्जैक्टली डे हाई पर है। 1-2 दिन मेरे ख्याल से हर्षदा यहाँ पे निफ्टी बैंक अपना टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेगा हर्षदा। ओके, तो इन लेवल्स पर शायद कुछ समय लेगा बैंक, निफ्टी बैंक, और फिर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। डायरेक्टर साहब बताइएगा, असित अगर जुड़ गए हैं तो उनके पास जाएंगे, तब तक इस समय इस घंटे के जो टॉप ट्रेड्स हैं उस पर फोकस करना शुरू करते हैं। और मेटल स्टॉक्स में आज फिर चमक देखने को मिली है। कल आपको याद होगा इस पूरे पैक का जिक्र हम कर रहे थे। आज टाटा स्टील एक आउट परफॉर्मर है, 1250 के पार कारोबार करता हुआ। इसका साथ अब जेएसडब्ल्यू स्टील भी देने लगा है। सेल के नंबर्स कुछ खास एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थे, लेकिन उस स्टॉक में भी थोड़ी बहुत खरीदारी देखी गई। तो कल से आज में माने ज्यादा कुछ बदला है नहीं, बस भाव थोड़े और ऊपर चले गए हैं। कोई ट्रेड जहां पर आपको लग रहा है आज भी एक फॉलो थ्रू दिखा सकता है या दिखा रहा है, जहां पर अब कल नहीं तो आज खरीदारी की जाए? हमारी बात की हर्षिता मैं सुन नहीं पाया, प्लीज रिपीट कर दीजिए। स्टील स्टॉक्स की बात कर रही थी। देखिए जी देखिए, स्टील स्टॉक की अगर आप बात कर रही हैं तो मेरा जो इस टाइम के लिए प्रेफरेंस है, सॉरी मैं आपको यहाँ पर टोक रही हूँ, हिंडाल्को के नंबर्स आ गए हैं, उस पर ध्यान देते हैं, फिर इस पूरे पैक को एनालाइज करेंगे। एल्यूमिनियम के EBITDA में हमने देखा है कुछ इजाफा बनता हुआ दिखाई दिया है, उस पर आप ध्यान दीजिए। स्टॉक आपकी स्क्रीन पर फटाफट हाजिर हो जाएगा। हिंडाल्को में जो रेवेन्यू है वो 12% बढ़कर आया है, नहीं आई बेग योर पार्डन, हिंडाल्को का एल्यूमिनियम EBITDA 3,376 करोड़ के आसपास आया, 3,103 करोड़ के आसपास का अनुमान था। कॉपर एबिट में हम देख रहे हैं 390 करोड़ का अनुमान, 390 करोड़ का आंकड़ा 325 करोड़ के अनुमान के सामने, तो वहां पर इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। ये फिलहाल सिर्फ एल्यूमिनियम एंड कॉपर के एबिट के नंबर सामने आए हैं और दोनों में दरअसल बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। स्टॉक पर नजरें होनी चाहिए। अब देखते हैं यहां से आगे किस तरह की चाल ये काउंटर दिखाता है, लेकिन कुल मिलाकर एक मजबूत क्वार्टर की तरफ इशारा जरूर दिख रहा है। दो ही आंकड़े सामने आए हैं। मानस, पहले टेक्निकल टेक आप देना चाहेंगे हिंडाल्को पर? देखिए, हिंडाल्को की जहां तक बात है, यहाँ पर ट्रेंड बहुत पॉजिटिव बना हुआ है हर्षिता। अगर आप पिछले 10 सेशन देखिए तो अर्ली चार्ट पे आपको लगातार हाई टॉप हाई बॉटम देखने को मिलेंगे, और मेरा समझना है कि ये रैली अभी भी कंटिन्यू रहेगी। और आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो पिछले हाई थे, अक्टूबर के हाई थे 551 के, वो स्टॉक ब्रेक करके 575 585 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल पोजीशन में बने रहिए। कोई डिप देखने को मिले तो मेरे हिसाब से 540 से लेकर 535 एक बहुत ही बढ़िया रेंज है
जहां आप खरीदारी कर सकते हैं 529 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट करीब 585 के रहेंगे। टारगेट आप कह रहे हैं हिंडाल्को में लेना चाहिए, तेजी का ट्रेड। एल्यूमिनियम और कॉपर के EBITDA के नंबर्स में इंप्रूवमेंट एटलीस्ट अनुमान से काफी बेहतर ये आंकड़ा आया है। नेट डेट का आंकड़ा 43,733 करोड़ के आसपास आता हुआ, इसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिली है, ये एक और अच्छा संकेत है। लेकिन उस बड़े नंबर का इंतजार होगा कि कंपनी ने कंसोलिडेटेड बेसिस पर क्या रेवेन्यू और प्रॉफिट कमाया। याद रखिएगा नोवेलिस के जो आंकड़े आए थे, जो कंपनी की सब्सिडरी है, वहां पर अच्छा प्रदर्शन, एलिरिस के नंबर्स अच्छे आए थे, तो माना यही जा रहा था। कल दोपहर में हम यही चर्चा कर रहे थे कि स्टैंडअलोन बेसिस पर एक मजबूत तिमाही रहेगी, अच्छी तिमाही होनी चाहिए। स्टॉक धीरे धीरे करके अपनी चाल को मजबूत करता हुआ कुछ और आंकड़ों का इंतजार करेंगे। लेकिन ये बात हुई हिंडाल्को की। स्टील में कुछ आपको पसंद है मानस? में मेरी इस टाइम के लिए पसंद तो डेफिनेटली जिंदल स्टील रहेगा। टाटा स्टील भी बेहतर लगता है चार्ट्स पे, बट अगर हम करंट लेवल्स पे एक ही स्टॉक पिक करना होगा तो डेफिनेटली वो जिंदल स्टील होगा, क्योंकि यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट हमने ऑलरेडी देख लिया है। 430 रुपए के ऊपर स्टॉक निकल गया है। जो ब्रेकआउट हमने देखा है हर्षिता, उसके टारगेट 475 तक के आते हैं। तो मेरा समझना है कि 424 के स्टॉप लॉस से जिंदल स्टील में करंट लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है 475 के टारगेट के लिए। जी हाँ, याद रखिएगा यहाँ पर दोनों ही क्लास, फेरस नॉन फेरस, जिसे कहते हैं ना फायरिंग ऑल सिलेंडर्स, उस तरीके के हैं। हर्षिता ने जिस JSPL का जिक्र किया या फिर मानस ने जो बात करी, ये है सबसे एग्रेसिव चार्ट, और ये है अगर आप देखें बहुत एग्रेसिव चार्ट। टाटा स्टील बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होल्ड करता है, और हिंडाल्को अगर आप देखें नंबर्स के साथ में एक बार बताऊंगा आपको यहाँ पर, अब अपने मेरे ख्याल से इट्स 550 इन द रोलिंग, यानी फ्यूचर्स में है ये अपने करियर के हाईएस्ट लेवल पे है। हिंडाल्को एट ऑल टाइम हाई, अपने करियर के सबसे उच्चतम स्तर पर है। ऑल टाइम हाई की यहाँ पर अगर आप देखें तो एक मोहर लगाइएगा। असित भरनपाती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असित, इस वक्त मेटल्स ये दिन बिलोंग करता है बैंकिंग को, लेकिन सेलिब्रेट कर रहे हैं मेटल्स। आपका कन्विक्शन कॉल इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। दो कॉल से आई थिंक जिंदल स्टील इज लुकिंग गुड। जिंदल स्टील का अगर हम 450 का कॉल देखेंगे, 9 रुपए में चल रहा है अभी। ये अगर 1-2 रुपए डीप आता है तो इसको 6 रुपए का स्टॉप लॉस लेके मुझे लगता है कि इसमें 15 से 18 रुपए तक हमें दिख सकता है टारगेट। सो जिंदल स्टील में नीचे के लेवल में काफी सारे कॉल अनवाइंडिंग हो रहे हैं, दैट इज काइंड ऑफ नॉट गुड। सो मेटल में मुझे जिंदल स्टील पसंद है एज ऑफ नाउ, इतना बड़ा नहीं, मुझे लगता है कि इसमें स्कोप रहेगा अभी। एंड द सेकेंड कॉल दैट आई एम लुकिंग एट इज माइंडट्री। माइंडट्री अभी 40 में चल रहा है। अगर कोई भी डीप है तो इसको 4000 का स्टॉप लॉस लेके फॉर ए टारगेट ऑफ 4150, ये पोजिशनल कॉल रहेगा, बट 4140 का टारगेट हम देख सकते हैं माइंडट्री में। ये 4100 का कॉल जो कि अभी 104 रुपए में मिल रहा है, अगर ये 90 रुपीज के रेंज में मिलता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 80 फॉर ए टारगेट ऑफ 140 to 150, बोथ माइंडट्री एंड जिंदल स्टील आर लुकिंग गुड फॉर मी। ओके, देखिए असित के दोनों ट्रेड्स के अगर आप देखिए प्रॉपर्टीज को समझिए आप। JSPL को हम डिस्कस कर ही रहे थे, इट्स स्ट्रॉन्ग, हाई मोमेंटम है। और माइंडट्री में हो क्या रहा है, माइंडट्री आपको एक बेस्ट और एक कह सकते हैं ना अच्छी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पोस्ट कर रहा है। ये स्टॉक अपने बेस से बाहर निकल रहा है। डायरेक्टर साहब प्लीज जरा इस पर माइंडट्री के चार्ट्स पे, कैंडलस्टिक चार्ट पे 20 डे में डाल के दिखाइएगा ये प्रोसेस कब हो रही है। याद रखिएगा 13 जनवरी के बाद पहली बार माइंडट्री एट 4030 अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छू रहा है। अमूमन 20 डे को रीगेन करना एक लॉन्ग ट्रेड को पिक करने का एक बहुत महत्वपूर्ण अगर आप देखें क्राइटेरिया होता है, तो वो इसको फुलफिल करता हुआ माइंडट्री एट नाउ डे हाई। लेकिन इस बीच जरा एक बार आशीष बहती जी जरा PVR को देखिए। आई थिंक ये डिफरेंट है ऑल टुगेदर। अगर आप देखें डिफरेंट चार्ट है, इट्स ए टिपिकल फ्लैग, और अभी फ्लैग का ब्रेकआउट हमको मिला है हार्डली। अगर आप देखें जो प्राइस रेंज है 1650 to 1660 की रेंज में, इट्स 1680 आपका टारगेट। और कोई बाय कॉल यहाँ पे और कोई कॉल ऑप्शन लेना चाहेंगे? 1700 की कॉल स्क्रीन पे रखिएगा प्लीज एक बार PVR की, इस पर अपना व्यू जाहिर कीजिए। मैं टेक्निकली इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि जिस हिसाब से जो स्ट्रक्चर बना है PVR का, और नॉट जस्ट PVR, पूरे मीडिया सेक्टर में जिस हिसाब से बाइंग आ रही है, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है ये पूरा सेक्टर इंक्लूडिंग द PVR। इसमें हमें जो टारगेट्स दिख कर आ रहे हैं वो 1750 तक के टारगेट्स दिख कर आ रहे हैं। तो करंट लेवल पे भी एक फ्यूचर्स के थ्रू ज़रूर एक ट्रेड बनाया जा सकता है 1650 का ऐसे लगाकर। अगर किसी को ऑप्शन के थ्रू करना है तो जैसे आपने बताया 1700 की कॉल
उसका प्रीमियम कुछ 40 रुपए के करीब 41 रुपए चल रहा है, तो उसमें एक पोजीशन बनाई जा सकती है 35 का स्टॉप लॉस लगाकर 60 रुपीज तक के टारगेट्स के लिए। यार में एक तेजी का ट्रेड है, 1700 का कॉल लीजिए, 60 का टारगेट रहेगा, फिलहाल 42 के आसपास ट्रेड करता हुआ मोमेंटम है। इनफैक्ट वीरू आइनॉक्स पे भी हमने देखा था कल परसों खरीदारी आती हुई दिखाई दी थी। अच्छा, ये जो आपने कहा ना कि यहाँ हुआ क्या, ऐसा ही सवाल HDFC लाइफ को देखकर मेरे मन में उठ रहा है, क्योंकि अचानक इस स्टॉक में आ गई है तेजी। काफी अरसे बाद HDFC लाइफ में इस तरह का मूव आता हुआ 606 के लेवल से एक बड़ा स्पाइक देखने को मिला है इधर, आप देखिए, और वॉल्यूम पिकअप तो है ही इस पर्टिकुलर काउंटर में। अगर आप वायदे बाजार के लिहाज से देखें तो ओपन इंटरेस्ट में थोड़ी बहुत एडिशन हुई है, करीब 4% से ज्यादा का OI जुड़ा है स्टॉक में। आशीष चतुर्मोता प्लीज HDFC लाइफ पर एक राय दे, काफी दिनों बाद इस तरह की तेजी देखने को मिली, और एक चीज हम सब मानते हैं कि बड़े से छोटे लोगों के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है, अनफॉर्चुनेटली इसने इतना परफॉर्म नहीं किया जितनी उम्मीद थी। बिल्कुल हर्षदा, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि सभी के पोर्टफोलियोज में एज अ डिफेंसिव बेट HDFC लाइफ या ICICI लोम्बार्ड जैसे स्टॉक बने हुए हैं, और उसके बावजूद भी हमने देखा कि इन्होंने बहुत ही एक सिग्निफिकेंट अंडर परफॉर्मेंस बाजार के सामने दिया। अब रही बात अगर से आज के ट्रेंड को देखें तो ये वन ऑफ एक अपसाइड हमें देखने को मिल रही है, जहां पे अच्छे वॉल्यूम्स जरूर देखने को मिल रहे हैं और लास्ट 3 दिन के हाईज को स्टॉक क्रॉस कर रहा है। बट एक चीज हमें समझना होगा हर्षदा, एक डाउन ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए एक दिन की रैली सफिशिएंट नहीं हो सकती, तो ये हो सकता है कि आज एक पुलबैक अच्छा मिले, 615 620 तक की ट्रेजेक्टरी भी स्टॉक में देखने को नजर आए। बट स्टॉक को पूरी तरह से रिवर्स करने के लिए एक बहुत ही अच्छा बेस फॉर्मेशन बनना जरूरी है, और जिसकी कमी अभी भी मुझे इस चार्ट में नजर आती है। ऊपर आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे तेजी के लिए? देखिए, इसके अंदर में जैसा मैंने कहा कि एक तो कंसोलिडेशन की जरूरत है, और साथ ही साथ 640 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पर देखा जाएगा। तो एक पुलबैक जैसे मैंने कहा 620 तक भी एक्सटेंड हो सकता है, बट जो बड़ी रैली है, रिवर्सल का सिग्नल है, वो 640 के पहले मुझे इस चार्ट में नजर नहीं आएगा। तो ये फिलहाल आपके लिए 640 के ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा, उससे पहले खरीदारी ना करें। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आज इसका मूव देखकर आप थोड़ा सा संतुष्ट रह सकते हैं कि काफी दिनों बाद ये हरकत देखने को मिली। अच्छा, बात करते करते ICICI प्रूडेंशियल में भी खरीदारी आ रही है। ये इंश्योरेंस कंपनियां फोरफ्रंट पर आने लगी हैं। 2% ऊपर ICICI प्रू का स्टॉक है। गावा साहब, ICICI प्रू पर एक व्यू देंगे प्लीज। ICICI प्रू, ICICI का जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है कि यस मूव शुरू हुआ है, अब लेने की जगह अच्छी है, टाइम भी अच्छा है। 517 का स्टॉप लगाइए, कहां तक जा सकता है? पहला टारगेट रहेगा 540, उसके बाद 550 भी पॉसिबल है, लेकिन जो सेटअप बना है उसके हिसाब से लगता है ICICI प्रू में बॉटम आउट हो चुका, अब मूव अब शुरू होना चाहिए। ओके, ICICI प्रू तो इंश्योरेंस स्टॉक्स में आप देखेंगे बाइंग आती हुई आपके स्क्रीन पर। ICICI प्रू, HDFC लाइफ दोनों के दोनों डे हाई पर ट्रेड करते हुए। अब देखिए, निफ्टी डे हाई पर है। अभी अगर आप देखें, जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत करी थी 17,610 था, अब अगर आप देखें 17,640 तक का मूव तय करके आया है। बर्जर पेंट्स आपकी स्क्रीन पे जरा प्लीज लेके आइएगा, आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। लेकिन HUL भी इस वक्त डे हाई पर है, बट आई थिंक अगर मैं चार्ट्स को देखूं तो बहुत कुछ मुझे एंकरेज कर रहा है कि मैं इस पर बात करूं। खैर, एक मेहमान को और जोड़ते हैं इस पैनल में। हमारे साथ अब आशीष महेश्वरी जुड़ चुके हैं। आशीष जी नमस्कार। आशीष जी, आई थिंक आज आपको एक कंफर्ट मिल गया है, एटलीस्ट अगर आप देखें जो जिस तरीके का आप देखें US मार्केट में बिहेवियर था, वहाँ पे यील्ड्स का इंक्रीज होना, रेट साइकिल का रिवर्स होना, वो प्रेशर हम भी फील कर रहे थे। 92 का क्रूड है, 93 का क्रूड है, तो वो प्रेशर आप क्यों नहीं फील करेंगे? लेकिन RBI की कमेंट्री सुनने के बाद, आज शक्तिकांत दास साहब को सुनने के बाद आपको लगा क्या? और हमारे पास बैंकों के लिए 2-3 ट्रिगर्स हैं, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स और अब ये आज की अगर आप देखें पॉलिसी, आप कैसे अप्रोच करेंगे बैंक्स को, स्पेशली एंड रेट सेंसिटिव्स को? जी, मेरा मानना है वीरेंद्र कि अभी भी जो RBI का अप्रोच है ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमी को मेंटेन करने में है। वो कुछ भी लगाम नहीं लगाना चाहते इस ग्रोथ को। जरूर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बट मुझे लगता है कि अभी भी वो डेंजर मार्क के पास नहीं है, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस एटलीस्ट जो डोमेस्टिक प्राइसेस रिटेल लेवल पे वो स्टेबल बने हुए हैं। तो एक तो अकोमोडेटिव जो स्टैंड उन्होंने बताया वो एक काफी पॉजिटिव है, जो मार्केट को पसंद आएगा। और मेरा मानना है कि जरूर हम बिहाइंड द कर्व चल रहे हैं
में इंटरेस्ट रेट अपवर्ड रिवीजन साइकिल में, पर चूंकि जब तक ग्रोथ एक मोमेंटम मेंटेन है, मेरा मानना है कि बिल्कुल सभी चीज़ों को एक बार टाइम बिंग के लिए आप अकोमोडेट कर सकते हैं। तो मैं पॉजिटिव हूँ और मेरा मानना है कि जो लोअर इंटरेस्ट रेट रेजिम का एक साइकिल बना हुआ है जो किसी भी इमर्जिंग इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी है, वो मेरा मानना है कि अगर एटलीस्ट जुलाई तक ये जो साइकिल है ये इसी रेंज में रहेगा और लोअर इंटरेस्ट रेट का साइकिल बना रहेगा। तो पॉजिटिव है और मेरा मानना है बैंकिंग सेक्टर, चाहे पीएसयू हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, दोनों बिल्कुल अगले 3-6 महीने परफॉर्म करेंगे अच्छा। अच्छा, ये बताइए रेट सेंसिटिव में से क्या बाय करना चाहेंगे आप इस वक्त? आपकी दो प्रेफर्ड कॉल क्या रहेंगी? चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो ऑटो हो, चाहे वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो, एनबीएफसीज हो, बैंक्स हो। जी, अभी भी मेरा मानना है कि जो समय है वो बैंक्स को परचेज करने का ही है। तो जहां पर मेरी पिक्स रहेंगी, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा के जो नतीजे आए थे वो काफी बेहतरीन नतीजे थे इस क्वार्टर में और काफी अंडर वैल्यूड है। यदि बैंक ऑफ बड़ौदा देखा जाए कंपेयर टू पीयर सेट, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में बाई की सलाह है। और इसके अलावा मेरा मानना है एक्सिस बैंक जो प्राइवेट सेक्टर बैंक में ये एक ऐसा बैंक है जो इस साल के अंत तक 4 डिजिट में जा सकता है। तो इन दोनों बैंक्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ट्रेड बैंकों में आप रखें तो बेहतर। इस बीच एक्सिस बैंक के नतीजे आ चुके हैं, आई बेग योर पार्डन, एबीबी इंडिया के नतीजे आ चुके हैं। एक्सिस बैंक के तो नंबर्स बहुत ही बढ़िया थे बाकी निजी बैंकों के साथ। एबीबी इंडिया मुनाफा 188 करोड़ के आसपास, 153 के मुकाबले अनुमान के मुकाबले, तो बढ़त जरूर आएगी स्टॉक में क्योंकि प्रॉफिट के फ्रंट पर तो बैंक ने एक अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। कुछ और आंकड़े भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे धीरे धीरे करके कि बैंक एबीबी की तरफ से मार्जिन में इंप्रूवमेंट क्या है। 8.8% का मार्जिन कंपनी ने पोस्ट किया, 9.7% के मार्जिन का अनुमान था। इबिट्टा लेवल पर थोड़ा सा मिस है, 185 करोड़ का ही इबिट्टा रह गया, लेकिन रेवेन्यू 2100 करोड़ के ऊपर का और 2097 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू का अनुमान था। तो नंबर्स आप रेवेन्यू फ्रंट पर इनलाइन कहेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी में एक इजाफा देखने को जरूर मिला है, लेकिन ऑपरेशनली थोड़ा सा मिस है क्योंकि मार्जिन्स का दरअसल दबाव है और इसमें कुछ नई बात नहीं है क्योंकि हर कंपनी के लिए यही हुआ है। रॉ मटेरियल कॉस्ट जो बढ़े हैं उसके चलते मार्जिन्स पर प्रेशर आया है। मानस जायसवाल, एबीबी इंडिया ट्रेड के लिहाज से कुछ है इसमें? देखिए, इंडिया की बात करिए तो एक बाउंड बैक देखने को मिला है और एक चीज और बहुत क्लियर दिखती है कि यहाँ पर 2175 और 2150 की रेंज में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है चार्ट पे। हर्षिता, फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन दिखता है। मेरा समझना यह है कि 2330-35 के स्तर ब्रेक हो जाने दीजिए, उसके ऊपर जब सस्टेन हो तभी फ्रेश खरीदारी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप होल्ड करिए 2175 के स्टॉप लॉस के साथ। 2175 के स्टॉप लॉस के साथ आप दरअसल इस पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड कीजिए। नतीजे अच्छे और उसके बाद इस स्टॉक में थोड़ा सा एक्शन बनता हुआ दिखाई जरूर दे रहा है। अच्छा, इस बीच राणे मद्रास का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 2.5% तक की तेजी, अचानक एक ब्लिप देखने को मिला है। वॉल्यूम्स यहाँ पर थोड़े से कम रहते हैं, जब कुछ बड़ा हो रहा होता है तभी एक्शन देखने को मिलता है, लेकिन 393 तक के लेवल्स आ चुके हैं स्टॉक में और 3% ऊपर दरअसल ये काउंटर चल पड़ा है। तो इधर एक्शन जोर पकड़ रहा है। इस पर मैं इनफैक्ट आशीष महेश्वरी से भी राय लूंगी, लेकिन पहले आशीष बहेती बताइए, राणे मद्रास कैश मार्केट का ट्रेड है 395 पर है। हर्षिता जी, मेरे यहाँ चार्ट नहीं खुल रहा एक्चुअली राणे मद्रास का, आप ओके, ठीक, नो नॉट अ प्रॉब्लम। मानस, क्या आप देख पाएंगे राणे मद्रास को? जी, मैं देख पा रहा हूँ चार्ट्स को और देखिए ये लगातार अपने 100 डे मूविंग एवरेज पे पिछले 3 दिनों से सपोर्ट ले रहा था और आज जब बाउंड बैक देखने को मिला, जब रिकवरी देखने को मिली, तो ये अब अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गया है। तो मेरा समझना है कि यहाँ से करंट लेवल से एक अच्छा खासा बाउंड बैक देखने को मिल सकता है, रिकवरी देखने को मिल सकती है और शायद उस रिकवरी में 425-430 तक के स्तर देखने को मिले। तो एक पोजीशन ट्रेड लेना चाहिए, करंट लेवल्स पर खरीदारी करिए, 380 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और 430-435 के टारगेट सेट करिए। 435 के टारगेट के लिए यहाँ पर एक मौका, एक अचानक स्पाइक आया इस पर्टिकुलर स्टॉक में। अच्छा, दरअसल इस समय एक बैठक चल रही है, नितिन गडकरी साहब उसको चेयर कर रहे हैं, जहां पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर चर्चा हो रही है और उसमें दरअसल सेफ्टी के लिहाज से उन्होंने कहा है कि गाड़ियों को स्टार रेटिंग दी जाएगी,
एयर बैग्स, सेफ्टी बेल्ट जैसे मापदंड पर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स तय किए जाएंगे। आपको याद होगा एक प्रपोजल आया था कि हर गाड़ी में, चाहे वो छोटी से छोटी गाड़ी हो या फिर बड़ी से बड़ी गाड़ी, उनमें आपके लिए खास तौर से सेफ्टी मेजर्स के तहत एयरबैग्स होने चाहिए। अच्छा, राणे ग्रुप उस तरह के एयरबैग्स बनाती है। राणे ग्रुप है, मिंडा जैसे स्टॉक्स हैं जो दरअसल इस बिजनेस में ऑलरेडी है। यहां पर आप ऑटो कंपनियों को नहीं, ऑटो एंसिलरीज को देखेंगे जो दरअसल ये इक्विपमेंट सप्लाई करेंगी और इंश्योर करेंगी कि आपकी गाड़ी में होने चाहिए। स्टॉक 6% आ गया राणे मद्रास का ऊपर। आशीष महेश्वरी, ये कितना बड़ा प्ले रह सकता है इन OEMs के लिए जो सेफ्टी स्टैंडर्ड के लिए ऑफ कोर्स सीट बेल्ट से ज्यादा मेरे ख्याल में वो प्रोमिनेंस रखता है एयरबैग का सिस्टम, और क्या अपॉर्चुनिटी ट्रेड में आप ढूंढेंगे फिर? बिल्कुल, इनफैक्ट राणे मद्रास पे नजर डालें तो जो उनका बिजनेस है वो ऑक्यूपेंट सेफ्टी जो प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं, सिस्टम्स बनाते हैं, उसमें मार्केट लीडर हैं। जरूर लास्ट क्वार्टर के नतीजे जो उनके उम्मीद से बेहतर नहीं थे, बट मेरा मानना है कि जैसा आपने बताया यदि इस टाइप का डेवलपमेंट होता है जहां पर रेटिंग वाइज आप किसी भी गाड़ी को सिलेक्ट कर सकते हैं और वो भी सेफ्टी के पैरामीटर्स पे, तो एक बड़ा गेम चेंजर होगा इनफैक्ट मिंडा और राणे मद्रास दोनों के लिए। तो राणे मद्रास पे तो मेरा अभी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बाय करने की सलाह रहेगी क्योंकि ये सबसे बड़े बेनिफिशियरी में से एक होगा। अच्छा, लगे हाथ एक बार मिंडा का स्टॉक भी दिखा दीजिए। राणे मद्रास बात करते करते जब हमने इसको चर्चा में उठाया था 3% ऊपर था, ये 15% भाग गया है, तो वहां पर एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन दूसरा ट्रेड जो है जो इस बिजनेस से जुड़ा हुआ है वो मिंडा, और मिंडा के लिए अलग अलग एवेन्यूज ऑफ कोर्स ईवी का भी खुल रहा है। मिंडा में ज्यादा हरकत नहीं, मेरे ख्याल में कंसंट्रेटेड बाइंग राणे मद्रास में हो रही है, तो उस पर आप फोकस करें। स्पीच पिरामिल एंटरप्राइजेस के नतीजे आपकी स्क्रीन पर कंसोलिडेटेड बेसिस पर मुनाफे में हम देख रहे हैं जो आंकड़ा आया है वो 780 करोड़ के आसपास का आया है। ये थोड़ा सा मिस है 860 करोड़ के 860 करोड़, अच्छा नहीं मैं गलत पढ़ रही हूँ शायद, मुनाफा 780 करोड़ से बढ़कर 860 करोड़ पर आ गया है। ये स्क्रीन थोड़ी सी आगे कीजिएगा, ज्यादा आसानी से मैं सही फ्लैश कर पाऊंगी। तो 860 करोड़ का दरअसल यहाँ पर मुनाफे का आंकड़ा, कुछ और डिटेल्स आएंगे तो उस पर हमारी नजरें होंगी जरूर। देखते हैं कि क्या और डेवलपमेंट्स है प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से और दूसरी खबरों के लिहाज से। अच्छा, इस बीच स्पाइस जेट के लिए भी एक अपडेट आ गई है। स्पाइस जेट ऑफर कर रहा है जो लीगल डिस्प्यूट था कलानिधि मारन के साथ, उसको सेटल करने के लिए वीरू स्टॉक पर नजरें होनी चाहिए। कंपनी कह रही है उन्होंने एक बैंक में गारंटी डिपॉजिट कर दी है 270 करोड़ की, आउट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट 578 करोड़ का जो आर्बिट्रेशन में था 308 करोड़ उन्होंने पहले ही पे कर दिए हैं, और वो भी इनफैक्ट इस समय डेवलपमेंट आती। तो रिजल्ट्स हैं और दूसरी खबरें हैं। स्पाइस जेट ऑफर कर रहा है कि कलानिधि मारन वाले डिस्प्यूट को वो सेटल करेगा। आशीष महेश्वरी, ये तो होना ही था, क्या स्टॉक को रिएक्ट करना चाहिए इस पर? देखिए, ये उनकी मजबूरी है। जब तक इसको विवाद को सुलझाएंगे नहीं तब तक वो अपना फंड रेज नहीं कर सकते हैं, अपने शेयर्स को प्लेज नहीं करके पैसा उठा सकते हैं। तो कई सारी रिस्ट्रिक्शन है जब तक वो पुराने मैटर को सॉर्ट आउट नहीं करते। तो मेरा मानना है बिल्कुल पॉजिटिव है, सब्जेक्ट टू जो मारन फैमिली है वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बिल्कुल स्पाइस जेट के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा। बट अभी भी मुझे लगता है कि एविएशन में बाय करना है तो मैं इंडिगो के साथ में जाना चाहूंगा, जो स्टॉक भी परफॉर्म कर रहा है, नतीजे भी उनके काफी अच्छे थे। इसमें कोई जरा नहीं हर्षता कि छह खबर कितनी अगर आप देखें अच्छी हो, और ये एक उनके लिए अगर आप देखें इस डिस्प्यूट का रीड्रेसल बहुत ज़रूरी है स्पाइस जेट की तरफ से। लेकिन चार्टिकली स्पेशली अगर आप देखें कोविड वेव के बाद एक बड़ा डिफरेंशियल क्रिएट हो गया है बिटवीन स्पाइस जेट और इंडिगो। आज के चार्ट को अगर आप उठा के देखें प्लीज जरा एक मल्टी ईयर क्रॉस चार्ट लेके आइएगा स्पाइस जेट, और अगर आप देखें ये देखिए विद इन द सेक्टर इतने बड़े डिफरेंशियल को पार करना बहुत ही मुश्किल होता है। इट्स अ क्लियर कट चॉइस आई थिंक। इंटरग्लोब एविएशन प्राइस वाइज अगर आप देखें प्राइस कह रहा है कि यही एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है इस स्पेस में। याद रखिएगा ये जो स्टॉक है ना वो अपनी एक चैनल जो है ना वो समझ लीजिए सितंबर 2021 से लेकर अब तक की उसको क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ। मानस परसों भी आपने इस पर ट्रेड दिया था, और मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 2200 और 2250 के जोन को पार कर गया तो इंटरग्लोब एविएशन का प्रोजेक्शन क्या बनेगा हायर साइड पे।
करेक्शन बनता है वो है 2370 2375 के प्राइस, जो कि करंट लेवल से भी करीब 150 160 रुपए ऊपर है। आज एक करेक्शन देखने को मिला, और अगर ये डिप थोड़ा सा और बढ़े और शायद अगर 2160 तक के 2150 तक के स्तर देखने को मिले तो वो बहुत बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि लोअर साइड पे देखिए तो 2075 के आसपास एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। तो अगर किसी ने पोजीशन बनाई हुई है तो आप बने रहिए 2075 के स्टॉप लॉस से। अगर आपको फ्रेश लॉन्ग बनाने हैं, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, शायद थोड़े और बेटर लेवल्स पे आपको स्टॉक खरीदने को मिल जाए, लेकिन टारगेट वही रहेंगे 2375 2370 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, आपके स्क्रीन पर आप देखेंगे ये माना ट्रेड्स रखते हुए एविएशन में, इंटरग्लो एविएशन के। डॉक्टर साहब एक बार आप निफ्टी आईटी लेके आइएगा। देखिए निफ्टी आईटी इस वक्त एक आई थिंक आपको सोचने का मौका दे रहा है जनाब कि एक महीने के पेन के बाद हो क्या रहा है। देखिए निफ्टी आईटी जो है ना वो इस वक्त देखिए इस पर डैमेज हुआ था पोस्ट क्वार्टरली नंबर्स। 18 जनवरी से गिरावट शुरू हुई। निफ्टी आईटी ने ये जो आप देख रहे हैं नीचे की तरफ, ये छू के आया था अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और आज निफ्टी आईटी जो है वो अपना 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज काट रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आप दो लार्ज कैप स्टॉक्स लेके आइए। लेट्स ब्रिंग इन्फोसिस, लेट्स ब्रिंग एचसीएल टेक्नोलॉजीज। आशीष चतुर्मुथा जी, एचसीएल टेक आज अपना लास्ट ड्यू एवरेज 50 डेमा को काटने की कोशिश करता हुआ हायर लेवल्स पे। एक बार आप लेके आइए इन्फोसिस, एग्जैक्टली वही चार्ट, रेप्लिका, बिल्कुल रेप्लिका। आपको लगता है कि एक बहुत अच्छी बॉटमिंग आउट प्रोसेस जो है वो पूरी हो चुकी है इन दोनों ही स्टॉक्स में, और इसमें कोई आउट ऑफ मनी कॉल लेना चाहेंगे या फिर फ्यूचर्स लेना चाहेंगे आप लार्ज कैप आईटी में, फ्रंटलाइन स्पेस में, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, विप्रो, इन्फोसिस? बॉटमिंग आउट शुरू हो चुकी है। इनफैक्ट आज सुबह का हमारा 8 बजे का ट्रेड भी इन्फोसिस रहा था। तो मेरा तो मानना है कि बहुत ही अच्छा बेस फॉर्मेशन बना है, बहुत से स्टॉक्स में डबल बॉटम का एक बेस बन चुका है। और पहले तो मेरी राय रहेगी इन्फोसिस पे, जहां मेरा मानना है कि स्टॉक आपको 1820 रुपए की तेजी के लिए तैयार हो चुका है। इसको प्ले करना चाहिए 1740 के स्टॉप लॉस के साथ, और क्योंकि ये ऑप्शन में भी एक्टिव है तो मैं समझता हूँ स्लाइटली आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन 1780 की कॉल ऑप्शन पर एक पोजीशन लॉन्ग साइड पे बनानी चाहिए। ये कॉल ऑप्शन इस समय पे ट्रेड कर रही है करीब करीब 23 रुपए पे। 23 रुपए पे इसको लेना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 17 रुपए का, और ऊपर में 32 रुपए के लक्ष्य इस 1780 के स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन में देखने को नजर आ सकता है इन्फोसिस के अंदर। और अभी 2 बजे के ट्रेड में भी हमने एलटीटीएस की बात की, स्टॉक ऑलरेडी 30-40 रुपए वहां से ऊपर है। मेरा मानना है यहां पर भी आपको 100 से 150 रुपए की तेजी एलटीटीएस में देखने को नजर आ जाएगी। तो बेसिकली आप सबकी ओर से कंसेंसस ये बन रहा है कि आईटी में जो मंदी आई थी या फिर जो सेल ऑफ आया था वो पूरा हो गया है, और अब ये नए लेग ऑफ तेजी की तरफ बढ़ते हुए काउंटर्स दिखाई दे रहे हैं। ऑफ कोर्स एचसीएल टेक जैसे ट्रेड्स पर भी ध्यान देना चाहिए, वहां पर भी थोड़ा थोड़ा करके एक्शन है, लेकिन जो बड़ा मूव है और जो ज्यादा डिसाइसिव मूव है मेरे ख्याल में वो इन्फोसिस में ही इस समय नजर आ रहा है। चलिए बात करते हैं कुछ और नतीजों की, और नतीजों में बर्जर पेंट्स के नंबर्स पर हमने रिएक्शन तो देख लिया है, लेकिन अब बात करते हैं मैनेजमेंट से कि ओवरऑल मूड माहौल क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ध्यान रखिएगा तीसरी तिमाही में इनकम में करीब 20% तक का इजाफा देखने को मिला, लेकिन एबिटा लेवल में थोड़ा बहुत प्रेशर था इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। हालांकि घरेलू वॉल्यूम उम्मीद से जरूर बेहतर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि बाकी सभी कंपनियों के लिए हमने एक चीज नोटिस की है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट एक बड़ा पेन पॉइंट बना हुआ है। बढ़ते रॉ मटेरियल के बीच कंपनियां प्राइस हाइक कर रही है, और उसके बावजूद एक अच्छा खासा वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने पोस्ट किया है। कंपनी के एमडी और सीईओ अभिजीत रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं। रॉय साहब, स्वागत है आपका। पहले सर ये वॉल्यूम ग्रोथ के आंकड़े पर कुछ और रोशनी डालिए। ये मेरे ख्याल में एक क्लियर कट सिग्नल है कि इस समय डिमांड बहुत ही मजबूत है, और हम देख भी रहे हैं कि रियल्टी में जिस तरह की सेल्स बनती दिखाई दी है, और अर्बन इंडिया में जो ऑटो की बिक्री के आंकड़े आए हैं, तो डिमांड अच्छी खासी है। आप ऑन ग्राउंड किस तरह की डिमांड विटनेस कर रहे हैं, और ये क्या Q4 में भी कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी? डिमांड तो काफ़ी सही रहा। सीजन टाइम स्पेसिफिकली अक्टूबर मंथ से नवंबर तक बहुत ही स्ट्रांग डिमांड रहा, और इससे जो हमने प्राइस इंक्रीज लिया है काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से प्राइस इंक्रीज लिया गया था, क्योंकि पहले बात तो फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में हमारी करीबन 7 से 8% का प्राइस इंक्रीज था, लेकिन जो थर्ड क्वार्टर है उसमें हमने
करीबन 12% और उसमें प्राइस इंक्रीज दिया, तो 18 से 20% तक चले गया था टोटल प्राइस इंक्रीज अभी तक। फिर भी डिमांड अभी तक बना हुआ है। इनफैक्ट इन दिसंबर ऑल्सो हमारा ग्रोथ सही रहा, और जनवरी में भी जबकि थोड़ा से काफ़ी स्लो डाउन था ओमाइक्रॉन के कारण, और नॉर्दर्न बेल्ट्स में थोड़ा ठंडा के कारण थोड़ा से स्लो था, लेकिन फिर भी हमारी जो वैल्यू ग्रोथ थी वो डबल डिजिट में ही थी। स्कोप है कुछ और प्राइस हाइक लेने का, क्योंकि अब तक आप 18% तक के दाम बढ़ा चुके हैं और उसके बावजूद वो मार्जिन पर थोड़ा सा प्रेशर है, तो क्या स्कोप है, स्पेशली जब कच्चा तेल 85 to 90 प्लस के रेंज में घूम रहा है? नहीं, एक्चुअली क्या है कि जो हमारी जो लास्ट जो थर्ड क्वार्टर की जो प्राइस इंक्रीज था उसका इम्पैक्ट अभी हमें फोर्थ क्वार्टर में ही मिलेगा। हमें सिर्फ एक ही महीना मिल पाया उस बेनिफिट को लास्ट क्वार्टर में, इसलिए थोड़ा प्रेशर नज़र में आया आपका आरएमसी कॉस्ट में, लेकिन वो नेगेट हो जाएगा फोर्थ क्वार्टर में। वी विल बी मच मोर प्रॉफिटेबल। ग्रॉस मार्जिन का जो प्रेशर था वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा, इनफैक्ट रहेगा नहीं, तो वो मार्जिन प्रेशर इस क्वार्टर में सही रहेगा, और आगे चल के भी हमारी उम्मीद ये है कि ये मार्जिन सही रहेगा। सेल्स का भी ग्रोथ जो टेंडेंसी है फर्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड्स और स्ट्रॉन्ग दिखेगा नज़र में, और वो नेक्स्ट ईयर भी इट लुक्स गुड सो फार। रॉय साहब, अगले 2 क्वार्टर्स में एक कंफर्टेबल मार्जिन ट्रेजेक्ट्री, मतलब जिस प्रकार का कॉस्ट प्रेशर है और जिस प्रकार की आप प्रेशर को अपनी तरफ से रिलीज कर पा रहे हैं, प्राइस पास ऑन कर पा रहे हैं, उसको देखते हुए एक कंफर्टेबल मार्जिन ट्रेजेक्ट्री आप क्या देखते हैं? और दूसरी बात सर, ये जो डेकोरेटिव सेगमेंट है वहाँ पे ग्रोथ कैसी रही है इस बार, थोड़ा सा उस पर भी टिप्पणी करिएगा। सो फर्स्ट इज मार्जिन। अगर आप हमारी मार्जिन देखें तो टोटल ईयर एंड तक, मतलब अभी तक वाईटीडी फिगर्स जो है दिसंबर तक, अप्रैल से दिसंबर का, उसमें आप देखिए कि हम पॉजिटिव ग्रोथ पे ही है। हमारी कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीबन 15% ग्रोथ पे चल रहा है, जो कि पेंट इंडस्ट्री में हाईएस्ट है अभी के लिए अप टू दिसंबर। तो हमने जो पास ऑन किया है वो कर पाया, उसके बावजूद हमारी सेल्स की ग्रोथ जो अप टू दिसंबर जो है, अप्रैल टू दिसंबर, वो करीबन 37% के ऊपर है, जो कि काफ़ी अच्छा सेल्स ग्रोथ के हिसाब से भी देखा जाए तो ठीक रहा, और प्रॉफिट मार्जिन भी है। सो दैट इज नॉट अ कॉज ऑफ कंसर्न। और जैसे मैंने पहले भी बोला कि आगे चल के फोर्थ क्वार्टर में मार्जिन और अच्छा इंप्रूवमेंट दिखेगा, इसलिए कि जो प्राइस इंक्रीज का इम्पैक्ट है वो पूरा नहीं मिला था थर्ड क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर में वो पूरा मिलेगा। जो डिमांड का है, वॉल्यूम ग्रोथ डेकोरेटिव का, उसका करीबन 14% के करीब था फॉर द थर्ड क्वार्टर। हमारी थोड़ा प्रेशर पॉइंट था ऑटोमोटिव में, बिकॉज उस सेगमेंट में आपको पता है कि टू व्हीलर्स का डी ग्रोथ चल रहा था, तो हम मेजरली टू व्हीलर्स कैटेगरी पे ही कंसंट्रेटेड है, तो इसलिए हमारी उसमें थोड़ा सा प्रेशर था। डेकोरेटिव डिड वेल। प्रोटेक्टिव कोटिंग्स जिसमें हम इंडिया का लीडर है उसमें भी हमने अच्छा किया, बट ऑटोमोटिव में हमारी थोड़ा सी डी ग्रोथ जैसा ही रहा। ओके सर, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, अभी तक अगर आप देखें वो कंपनियां जो अपने कंज्यूमर से डील कर रही हैं, स्पेशली अगर आप देखें ये एफएमसीजी कंपनियों की तरफ से देखा गया है, रूरल इंडिया में वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही हैं, वॉल्यूम्स थोड़े से ड्राई पड़े थे, बट एज फार एज पेंट कंपनीज आर कंसर्न, अभी रूरल से कैसी डिमांड रही, वो डिमांड में कितने बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं? और दूसरी बात ये सर, ये प्रश्न हम अमूमन कंपनियों से पूछ रहे हैं कि ये जो पिछले 1.5 साल में जो माइग्रेशन हुआ है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स या फिर अगर आप देखें कि का ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किस तेजी से चल रहा है इस वक्त? तो द फर्स्ट पॉइंट जो रूरल की बात है उसमें क्या है कि हमारे हिसाब से इट इज एन ऑप्टिकल सॉर्ट ऑफ रिजल्ट, बिकॉज क्या है कि लास्ट ईयर रूरल एरियाज बहुत बढ़िया ग्रोथ किया था और उस समय अर्बन काफी स्ट्रगल कर रहा था, और अर्बन का ग्रोथ रेट बहुत स्लो डाउन कर गया था फॉर पेंट इंडस्ट्री, बिकॉज क्या हो गया था कि जो शहरों में ज्यादा केसेस फैल रहा था पैंडेमिक के कारण, और लोग पोस्टपोन कर रहा था डिमांड को, और वो मतलब कई लोग तो छोड़ भी दिया कि इस साल नहीं करेंगे अगला साल करेंगे, तो इसलिए काफी डिमांड श्रिंक हो गया था अर्बन सेंटर्स में। और हमारी सारी जो डिमांड जो ग्रोथ आया लास्ट ईयर वो आया मेनली रूरल एरियाज से। अब उस हाई बेस के ऊपर इस साल ग्रोथ थोड़ा कम हो रहा है। इसके मतलब ये नहीं है कि रूरल बहुत स्लो डाउन कर गया है, इसके मतलब अगर 2 साल का जोड़ा जाए
तो मोटा मोटी ग्रोथ बराबर का है अर्बन और रूरल एरियाज में ऑन अ 2 ईयर CAGR बेसिस। लेकिन इस साल अर्बन इज लुकिंग मच मोर बिकॉज इसमें लास्ट ईयर का बेसिस कम था, तो इसलिए ग्रोथ दिखा रहा है ज्यादा। तो ये हमारे हिसाब से एटलीस्ट फॉर द आवर कंपनी ऐसे नहीं लग रहा कि रूरल में बहुत ज्यादा कोई स्लो डाउन होता है। ऑफ कोर्स वी आर नॉट सो पेनेट्रेटेड जितना FMCG है इन द रूरल एरियाज। वी डोंट गो इनटू विलेजेस, क्योंकि वहाँ अगर पक्का घर ही नहीं है तो वहाँ पेंट कौन करेगा। तो इसलिए और जो पेंट कर सकता है, जिसके पास पैसा है, वो पेंट कर ही लेता है। इतना हम सेंसिटिव नहीं है जितना कि कोई मान लीजिए 3 रुपया या 2 रुपया वाला आइटम होगा तो उसमें ज्यादा सेंसिटिविटी आ जाता है विथ रूरल इनकम। तो हमारा उतना नहीं है, हमारा डिमांड ठीक ठाक है, बट दिस ईयर डेफिनेटली अर्बन से कम है इन द रूरल एरियाज ग्रोथ रेट। आपका दूसरा जो क्वेश्चन था वो मैं भूल गया, आप अगर रिपीट करें तो इसका एक और पार्ट आपने तो सर कि मैं थोड़ा ब्रांडेड पे आना, अगर आप देखें ये हमने सभी कंपनी में देखा, जितनी भी हाउस इंप्रूवमेंट कंपनियां हैं, ब्रांडेड सेगमेंट में लोगों का ट्रांसफॉर्म करना, आना, तब्दील करना, ब्रांड पे फोकस करना, ब्रांड को यूटिलाइज करना, इस ये कितना सर तीव्रता से आगे बढ़ रहा है? देखिए ब्रांड का दैट इज ऑलवेज बीन अ ट्रेंड। देखिए ब्रांडिंग का हर आदमी जब जैसे प्रोग्रेसिव होते रहता है, जितना ऑर्गेनाइज ट्रेड भी बढ़ता है, लोगों का एडुकेशन बढ़ता है, तो ब्रांडिंग धीरे धीरे ब्रांडेड आइटम्स की तरफ जाने का एक टेंडेंसी रहता है। वो हर आइटम पे नहीं होता है, लेकिन जो हाई एंड आइटम है या मिडिल लेवल के जो प्रीमियम कैटेगरी के जो आइटम्स होते हैं, वहां पे जरूर ब्रांड का ज्यादा प्रेजेंस स्ट्रांग होता है। जो कमोडिटी आइटम्स होते हैं वहां पे अभी भी अनब्रांडेड और जो अनब्रांडेड सेगमेंट है वो अभी भी बरकरार है। हाँ, वो थोड़ा सा इम्पैक्टेड जरूर हुआ था पैंडेमिक के समय में, उनका जो सप्लाई चेन था वो थोड़ा सा डिसरप्टेड हो गया था, बट दे आर बैक इन एक्शन। तो इसलिए हमें नहीं लगता है कि एकदम ऐसे कि बहुत कम हो गया या सिकुड़ गया है। इंडिया आई थिंक मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि काफी इनोवेटिव है लोग यहाँ पे। हम डिफिकल्टीज से कैसे ओवरकम करके हाउ टू सर्वाइव, वी हैव दैट सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। तो हमारे लोग भी जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो सोचते समझते हैं कि कैसे करने का, इस सिचुएशन में भी कैसे निकल के आना है, इसमें से वो सोच लेते हैं, और इस हिसाब से थोड़ा बहुत वो बैक करके कई लोग जो है जो थोड़ा सा कम हो गया था लास्ट ईयर, दे हैव कम बैक। रॉय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। आपने डिटेल में समझाया तिमाही कैसी रही है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली डिमांड की कमी इतनी ज्यादा नहीं है जितना शायद फिर दूसरे प्लेयर्स में देखने को मिला हो। स्टॉक एक बार फिर स्क्रीन पर लेकर आएंगे और यहाँ पर हमने देखा है करीब आधे से 1% तक की तेजी बनती हुई दिखाई दी है। मार्जिन्स के प्रेशर को ऑफसेट करने के लिए कंपनी ने प्राइस हाइक्स लिए और उसके बावजूद 14% तक की वॉल्यूम ग्रोथ एंजॉय कर पाए हैं। 728 के आसपास है ये स्टॉक। आशीष महेश्वरी, ये जो दिक्कत है इन कंज्यूमर ब्रांड्स की या फिर कंज्यूमर रिलेटेड कंपनियों की, वो यही है कि ग्रामीण इलाकों में ग्रोथ नहीं, लेकिन हाँ सिर्फ अर्बन एरिया में ही वो कॉन्सेंट्रेटेड ग्रोथ देखने को मिली। और दूसरा ऑफ कोर्स तो रॉ मटेरियल कॉस्ट का इम्पैक्ट तो है ही। आप क्या कहेंगे बर्जर पेंट्स या फिर इनके बाकी पेयर्स पर ट्रेडर्स को किस तरह का व्यू रखना चाहिए? अपॉर्चुनिटी है अभी भी? अपॉर्चुनिटी है, और इनफैक्ट पेंट स्टॉक आगे भी अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे, क्योंकि जहां जहां पे प्राइसिंग पावर अवेलेबल है वो जितना भी क्रूड बढ़ता है तो उसको पास ऑन कर पाते हैं आगे अपने कंज्यूमर तक। जरूर बर्जर पेंट्स का जो मार्केट है ज़्यादा अर्बन एरिया में है रूरल के कंपैरिजन में, पर मेरा मानना है कि जैसे अब चूंकि कोविड का जो कोई फियर धीरे धीरे बिल्कुल कम हो गया है और लोग उन्हें पिछले 2-3 साल से पेंट नहीं करवाया है घरों में, तो अब रेवेंज पेंटिंग भी, जैसे रेवेंज ट्रेवल शुरू हुआ ऐसे रेवेंज पेंटिंग भी शुरू होने वाला है इस पर्टिकुलर समर टाइम पे। तो मेरे तो इनफैक्ट सलाह रहेगी एशियन पेंट और बर्जर पेंट्स दोनों स्टॉक पे बाय करने का, क्योंकि आगे आने वाला समय मुझे काफी अच्छा लगता है पेंट स्टॉक्स के लिए। पहले घर में पुताई नहीं हो पाई तो अब जाकर प्रेशर में आकर शायद कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल में ये वर्क फ्रॉम होम का ज्यादा इम्पैक्ट होगा
कि आपको लग रहा है आपकी स्क्रीन को थोड़ा सा और बेहतर रखना चाहिए, आपके बैकग्राउंड को और में और रौनक लानी चाहिए, तो आप घर को दोबारा से पेंट कराएं। ये बात हुई बर्जर पेंट की। असित से मैं पूछना चाहूंगी, असित, मार्केट ऑफ कोर्स थोड़ा सा स्थिर है, लेकिन कोई खास ट्रेड अगर आपने स्पॉट किया हो इस बीच तो बताइए। असित, अनम्यूट प्लीज। सो आई थिंक आईटी के अलावा ज्यादा ट्रैक्शन नहीं लग रहा है मुझे। आई एम लिटिल बिट पॉजिटिव ऑन आईटी, इन्फोसिस, माइंडट्री, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, दीज आर द फ्यू काउंटर्स वेयर ट्रैक्शन लग रहा है। बट जिस हिसाब से मार्केट अभी पॉइज्ड है, मुझे लगता है कि थोड़ा रेजिस्टेंस इस जोन में हमें मिल सकता है। सो नॉट टू बी वेरी अग्रेसिव राइट नाउ, बट एट द सेम टाइम आई वुड से कि स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करना थोड़ा बेटर रहेगा। सो या दैट इज व्हाट इट इज राइट नाउ। कोई एडिशनल यहाँ पर ट्रेड का मौका नहीं दिखाई दे रहा। इंडिया विक्स आपने देखा 17 के आसपास इस समय ट्रेड करता हुआ। एक बार फिर राणे मद्रास का चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 432 पर आ चुका है स्टॉक, 13% की तेजी वहां पर। आईसीआईसीआई प्रू का हमने जिक्र किया था, गावा साहब ने इस पर एक कॉल भी दिया। 540 का टारगेट, स्टॉक 2% ऊपर। और एचडीएफसी लाइफ इनफैक्ट डे हाई को छूने के बाद इस समय 606 के आसपास आपको दिखाई देगा, जहां पर मजबूती कायम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन कंपनियों की जिनके नतीजे आएंगे कल के सत्र में। और 4 दिग्गज कंपनियों पर फोकस रहेगा। 2 तो ऑफ कोर्स मोस्ट प्रोमिनेंटली ओएनजीसी और डीवीज है। और अगर आप ऑटो की बात करेंगे तो ट्रेडर्स फेवरेट मदरसन सुमी और अशोक लेलैंड भी अपने नंबर्स पोस्ट करने वाले हैं। सुमित और दीपाली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले ओएनजीसी की बात कर लेते हैं। सुमित, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट? देखिए, ओएनजीसी के केस में तो बेटर साइड पे नंबर मार्केट एक्सपेक्ट करेगा। क्रूड की जिस तरह की तेज़ी देखी गई है, इनके रियलाइजेशन भी बेटर होंगे। और ये अनुमान भी है बाजार में कि शायद पिछली बार जो क्रूड डिस्काउंटिंग थी वो कहीं 52 फिर $72 के आसपास थी, और अब की बारी तो ये ऑब्वियस बात है $90 की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। रेवेन्यूज फ्रंट पर करीब करीब 15% बढ़त का अनुमान, 28,000 करोड़ रुपए रेवेन्यूज तिमाही में कंपनी पोस्ट कर सकती है 24,000 करोड़ रुपए के सामने। एबिटा फ्रंट पर भी करीब करीब 15,786 करोड़ का एबिटा इस तिमाही में आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 56%, 53% के सामने कंपनी ये मार्जिन देगी। और मुनाफे फ्रंट पे मोर लेस फ्लैट, 8200 करोड़ का एक आंकड़ा मुनाफा कंपनी पोस्ट कर सकती है 8500 करोड़ के सामने। रियलाइजेशन 18% क्यू ऑन क्यू बेसिस पे बढ़ेंगे, करीब करीब $75। पिछली बार $72-70 की रेंज में रियलाइजेशन था, इस बारी रफली $75 के आसपास का रियलाइजेशन की बातचीत मार्केट्स के अंदर हो रही है। उसके अलावा गैस प्राइसेस पे एक अच्छा रियलाइजेशन, सीक्वेंशियल बेसिस पे करीब करीब 2% का यहाँ पर भी एक बढ़त आने का अनुमान लगाया जा रहा है। और केजी बेसिन से किस तरह गैस रियलाइजेशन या किस तरह गैस आउटपुट आते हैं, इन नंबर्स पे मार्केट कीनली नजर रखेगा। लेकिन ओएनजीसी के केस में ये क्लीन है कि जिस तरह के क्रूड की प्राइसेस में तेजी रही है, इनके रियलाइजेशन बेटर साइड पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक ही चीज को आपको ध्यान रखना है कि शेयर ऑलरेडी एक साल में 70% की तेजी दिखा चुका है, तो अब किस हद तक बेहतर नंबर्स को डिस्काउंट किया हुआ स्टॉक ने, यह कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, नंबर्स बेटर साइड पे आने का अनुमान है। नंबर अगर आप देखें बेटर साइड पे आने का अनुमान है ओएनजीसी। चलिए, सुमित ने बता ही दिया आपको कि 70% अगर स्टॉक चल चुका है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन टेक्निकली अगर आप देखें ये प्रायर टू नंबर्स क्या कर रहा है, क्या हर चीज प्राइस पे फैक्टर इन है? आशीष, ये अब तक तो एक नो ब्रेनर रहा है। जिस प्रकार की अगर आप देखें तेजी रही है क्रूड में, आप सुबह उठ के अगर आप देखें ओएनजीसी को बहुत कंफर्टेबली पिक कर सकते हैं। लेकिन अब वो कंफर्ट आपको अगर आप देखें स्कील पे दिखाई दे रहा है। अभी इसको 180 के और 170 के कॉल राइटर ने ग्रिप कर रखा है, और ये आप देखिए कि बहुत हद तक अपने आप को 10 डिमा 20 डिमा के आसपास लेके चलता है। कभी भी अगर आप देखिए 20 डिमा से बहुत बड़ा फ्रैक्शन मेंटेन नहीं करता। आपकी राय क्या कहती है, अब क्या वो तेजी खेलने का स्कोप बचा है ओएनजीसी में? बिल्कुल सही कहा वीरेंद्र। अभी इसको ऑप्शन राइटर्स के ग्रिप में स्टॉक, और दोनों तरह की कॉल और पुट दोनों की राइटिंग अच्छी खासी हुई है। 160 की कॉल पे अच्छी, पुट पे अच्छी खासी राइटिंग है। एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं 175 180 के जोन में भी एक अच्छी कॉल राइटिंग बनी हुई है। मेरे हिसाब से तो अब जब तक स्टॉक 170 के ऊपर डिसाइसिवली क्रॉस ना करे और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ क्रॉस ना करे, तब तक के शायद एक साइडवेज ट्रेंड में जाएगा। एट द सेम टाइम वीकनेस के भी कोई सिग्नल नहीं है, तो मेरा मानना है 162 161 की ट्रेजेक्टरी में अच्छे सपोर्ट स्टॉक को मिलेंगे। तो एक बहुत ही रेंज बाउंड ट्रेड ओएनजीसी मुझे नजर आता है। इनफैक्ट अगर से इस पूरी रैली को प्ले करना है तो मैं समझता हूँ वेदांता जैसे स्टॉक पर ध्यान देना चाहिए, जहां पे मेटल्स का बहुत ही अच्छा एक एडवांटेज हमें मिलेगा।
और उसके चलते मुझे लगता है कोई भी डिप जो वेदांता में आ रही है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। स्टॉक 400 की ट्रेजेक्टरी में जा सकता है, तो पोजिशनली वेदांता ज्यादा कंफर्टेबल है ओएनजीसी या ऑयल इंडिया के कंपैरिजन में। जी हाँ, तो आपको कमोडिटी प्ले ही करना है तो याद रखिएगा आप वेदांता पे फोकस कीजिए रादर देन फोकसिंग ऑन ये ओएनजीसी। एक चीज़ याद रखिए, जो मैं टर्म का इस्तेमाल कर रहा था कि कॉल राइटर्स ने ग्रिप ले रखा है और इसकी 170 की स्ट्राइक का अगर आप देखें आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट देखें तो वो है करीब करीब 1665 कॉन्ट्रैक्ट। 175 की कॉल का है 175 कॉन्ट्रैक्ट और 180 की कॉल का है 2800 कॉन्ट्रैक्ट। 28, 56 अगर आप देखें लगभग 6 आप 62-7200 कॉन्ट्रैक्ट जिस स्टॉक के अगर आप देखें अगले 10-15 रुपए की स्ट्राइक में खड़े हों उसमें लॉन्ग साइड पे पैसा कमाना यकीन मानिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। खैर अभी सुमित से और बात करेंगे और दिवीज लैब के नंबर से बातचीत करेंगे और दीपाली से अगर आप देखें अभी ऑटो कंपनी के नंबर्स के बारे में बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होता है। ब्रेक के बाद कमाई करने में आप सभी का फिर से स्वागत है। 17,600 ये निफ्टी का लेवल है आपकी स्क्रीन पे। आप देखें तो इस वक्त आईटी अच्छा मूव देता हुआ। ब्रेक से पहले हम सुमित से बात कर रहे थे ओएनजीसी के नंबर्स पे, लेकिन बात करते हैं अब दिवीज लैब के नंबर्स पे। क्या एक्सपेक्टेशन है सुमित, बताइए। देखिए डीवीएस के केस में वाई बेसिस पे भी आपको नंबर बेटर साइड पे दिखेंगे और सीक्वेंशियल बेसिस पे नंबर्स भी फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे दिखाई पड़ेंगे। तो पहले तो वाई बेसिस पे नंबर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। 2065 करोड़ रुपए ये कंपनी की इस तिमाही के अंदर रेवेन्यूज रहने का अनुमान है। 1701 करोड़ के रेवेन्यू के आंकड़े के सामने ये आंकड़ा आएगा। इबीटा फ्रंट पे करीब 25% बढ़त का अनुमान 861 करोड़ रुपए का इबीटा होगा, जो कि 691 करोड़ के सामने इस तिमाही में आता हुआ दिखाई पड़ेगा। पिछली तिमाही में ये करीब 818 करोड़ था, तो उसके सामने भी 861 करोड़ रुपए का आंकड़ा होगा। मार्जिन 40 से बढ़ के 42 होंगे, पिछली तिमाही में 41.6 थे, तो यहां पर भी 10-20 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट होगा। और मुनाफे फ्रंट पर 618 करोड़ के एक आंकड़े की बातचीत है, 470 करोड़ के सामने मुनाफे का आंकड़ा आएगा। पिछली तिमाही में ये करीब 606-607 करोड़ था, तो वहां पर भी एक इंप्रूवमेंट रह सकता है। तो नंबर वाई बेसिस पे बेहतर और सीक्वेंशियल बेसिस पे फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे नंबर आने का अनुमान बाजार लगा रहा है। कंपनी का सिंथेसिस सेगमेंट जो कि ओवरऑल कारोबार का 40% हिस्सा कंपोज करता है, वहां से एक अच्छी ग्रोथ आएगी जो कि ओवरऑल नंबर्स के अंदर पैन आउट करते हुए दिखाई पड़ेगी। साथ ही साथ सिंथेसिस कारोबार में बाजार ये भी मान रहा है कि शायद 30% के आसपास की ग्रोथ इस तिमाही में देखने को मिलेगी। तो इनके कारोबार का लगभग आधा हिस्सा जो कि 30% के आसपास की ग्रोथ इस तिमाही में दिखा सकता है। और जेनरिक कारोबार भी, जेनरिक एपीआई कारोबार भी करीब 15% के आसपास की ग्रोथ इस तिमाही में दिखा सकता है। तो नंबर्स वाई बेसिस पे बेटर और सीक्वेंशियल बेसिस पे फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर नंबर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। और ऑलरेडी शेयर एक बड़ी बिकवाली दिखा भी चुका है, तो शायद यहां से बहुत ज्यादा कुछ खोने के लिए है भी नहीं। तो इसलिए अगर कुछ भी सरप्राइज आता है तो मार्केट पॉजिटिवली ले भी सकता है। जी अभी भी ये स्टॉक याद रखिएगा 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो सही मायने में तो ऐसे स्टॉक पे, ऐसी कंपनी में अगर आप देखें, आप नंबर्स को देख लीजिए फिर कोई रिएक्शन दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। नंबर्स, कोर नंबर्स जो सुमित ने पेश किए उनको नोट करके रखिएगा, एक्सपेक्टेशन क्या है। लेकिन अब यहाँ से विषय चेंज करते हैं। आज हम कुछ देर पहले ऑटो एंसिलरी स्पेस के बारे में बात करते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा फ्रंट लाइन ऑटो की बात करते हैं। यहाँ पे 2 नंबर्स याद रखिएगा, ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्पेस के आएंगे। अशोक लेलैंड कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में अगर आप देखें, पैसेंजर कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में, यहाँ पे अगर आप देखें कैसे नंबर पेश करेगा और मदरसन सुमी कैसे नंबर पेश करेगा, आइए बात करते हैं दीपाली से। दीपाली, पहले अशोक लेलैंड कैसी एक्सपेक्टेशन है? नंबर्स डिसेंट एक्सपेक्टेड हैं अशोक लेलैंड से, और अगर आप इनकी ओवरऑल वॉल्यूम्स देखेंगे इस क्वार्टर में तो उसमें सालाना आधार पर 2% की ग्रोथ दिखी थी। उसके पीछे 2 इंपॉर्टेंट रीजन थे। पहला तो ये कि जो इनका मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वहां एक रिकवरी हमने डिमांड फ्रंट पे देखी है, जिसका इम्पैक्ट ना ही सिर्फ हमने वॉल्यूम्स पर देखा था, मंथली वॉल्यूम्स पर, बल्कि इस बार के अर्निंग्स पर भी दिख रहा है। इस क्वार्टर में जो इनकी ओवरऑल ग्रोथ रही है वॉल्यूम वाइज मीडियम और हैवी कमर्शियल सेगमेंट में, वो 16% के आसपास रही है। हालांकि एलसीवी सेगमेंट ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, इसीलिए इनका जो मुनाफा है यहाँ पर 90 करोड़ का आंकड़ा कंपनी पोस्ट कर सकती है। पिछले साल बेस भी कम था, जिसका सीधा इंपैक्ट आपको दिखेगा 10 करोड़ से बढ़ते हुए 90 करोड़ का मुनाफा। एबिटा ग्रोथ देखेंगे तो 250 करोड़ से बढ़कर 360 करोड़ रुपए आ सकती है। ओवरऑल सेल्स अगर आप देखेंगे तो 20% की ग्रोथ रेवेन्यू फ्रंट पर कंपनी पोस्ट कर सकती है वाई बेसिस पे। उसके पीछे 2 इंपॉर्टेंट रीजन, जैसे कि भी मेंशन किया कि जो इनका एमसीएचवी सेगमेंट है उसने तो बेटर परफॉर्म किया ही है, लेकिन इन्होंने प्राइस हाइक भी किया था 8 से 9%
3% का इस क्वार्टर में, जिससे मार्जिन पर और सीधे एबिटा पर आपको एक अच्छी ग्रोथ आते हुए दिखेगी। कई कमोडिटीज के प्राइसेस इस क्वार्टर में हमने बढ़ते हुए देखे हैं, लेकिन प्राइस हाइक्स से इन्होंने अपने मार्जिन्स को मेंटेन किया है, इसीलिए इस बार के जो मार्जिन्स है वहां पर 100 बेसिस पॉइंट की इंप्रूवमेंट आ सकती है, 5.3% से बढ़कर 6.3%। तो अच्छे अर्निंग्स लो बेस की वजह से और बेटर MCHV सेल्स की वजह से नंबर्स अच्छे रह सकते हैं, लेकिन LCV सेगमेंट अभी भी थोड़ा लेगार्ड है, उसको लेकर कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए, ये अशोक लेलैंड की बात हुई। मदरसन सुमी, दीपाली कैसे, फिर बात करते हैं इस पर, आशीष महेश्वरी जी की राय लेंगे। मदरसन सुमी में कैसे एक्सपेक्टेशन है? आप इनकी सेल्स देखेंगे तो सिर्फ रेवेन्यू या फिर सेल फ्रंट पर ही आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखेगा, अदरवाइज नंबर्स लेगार्ड होंगे। जो इनकी ओवरऑल सेल्स है वो 1130 करोड़ से बढ़कर 1270 करोड़ के आसपास आ सकती है, और जो रेवेन्यू में ग्रोथ दिख रही है उसके पीछे कारण यही है कि इनके जो प्रीमियम मॉडल्स हैं उनका शेयर हायर रहा है, यानी बेटर प्रोडक्ट मिक्स का इनको फायदा मिलेगा। दूसरी बात, इन्होंने प्राइस हाइक भी किया था कॉस्ट प्रेशर को ऑफसेट करने के लिए, तो उसके कारण रेवेन्यूज आपको सुधरते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप मुनाफा देखेंगे तो 250 करोड़ से घटकर 200 करोड़ आ सकता है, एबिटा 160 करोड़ से घटकर 130 करोड़ रह सकता है, मार्जिन पर भी डेंट रहेगा काफी, 14.2% से घटकर जो मार्जिन है वो 10.5% पर आ सकते हैं। दरअसल रॉ मटेरियल कॉस्ट ने इनको काफी इंपैक्ट किया है। कॉपर एक मेन कंपोनेंट है इनके लिए, जिसकी कीमतें वाइवा बेसिस पे 35% बढ़ी हैं इस क्वार्टर में, तो उसकी वजह से इनके अर्निंग्स पर आपको काफी डेंट दिखेगा। तो कमोडिटी कॉस्ट को लेकर क्या आउटलुक कंपनी का आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन नंबर्स थोड़े हल्के रहेंगे, सिर्फ एक रेवेन्यू फ्रंट पर इंप्रूवमेंट दिखेगी। जी हाँ, तो ये दो नंबर्स, और याद रखिएगा कॉपर प्राइसेस, जैसे कि दीपाली ने कहा, सही कहा कि कॉपर प्राइसेस जो कि इनकी इनपुट कॉस्ट का सबसे बड़ा अंश है, वो इनको सबसे ज़्यादा परेशान करेगा। मार्जिन्स उसके चलते आप देखिए सीवियरली इम्पैक्ट पड़ेंगे। ये हर्षदा, कॉस्ट प्रेशर इस क्वार्टर की सबसे बड़ी अगर आप देखिए कहानी रही। बॉटम लाइन में, टॉप लाइन भले अगर आप देखिए सब्सटेंशली हायर रहे हों, लेकिन कॉस्ट प्रेशर ह्यूज थे हर्षदा। और ये हर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कहानी है वीरू, उसी की चिंता है। शायद यही वजह है कि ब्याज दरें भी नहीं बढ़ रही, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना भारी पड़ने लगा है, चाहे हमारे घर का बजट हो या फिर ओवरऑल कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग पर जो प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट बढ़ने से। लेकिन इन स्टॉक्स पर एक फटाफट व्यू ले लेते हैं कि क्या कोई ट्रेड का मौका है, क्या कुछ एक्सपेक्टेशन बड़ी रखनी चाहिए नंबर से या नहीं। मदरसन सुमी आपके सामने 1% ऊपर है। अशोक लेलैंड का स्टॉक भी आपकी स्क्रीन पर फटाफट से लेकर आते हैं। अच्छा, अशोक लेलैंड के लिए एक और डेवलपमेंट थी कि माना यही जा रहा है कि जो PLI स्कीम है ऑटो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उनका नाम उसमें शॉर्टलिस्ट हो चुका है। 20 प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया और अशोक लेलैंड उनमें से एक है। इस स्पेस में मानस, आज एक्शन थोड़ा बहुत तो मदरसन सुमी में ही है क्या, लेकिन ट्रेड लायक स्थिति दिख रही है आपको? नहीं, मैं नहीं समझता कि करंट लेवल पे मदरसन सुमी में कोई ट्रेड लेना चाहिए। देखिए, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, अभी तक ट्रेंड रिवर्सल के साइन नहीं देखने को मिले हैं, और जो ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट है वो 185-190 की रेंज में है। तो जब तक 190 के ऊपर ना निकले तब तक फिलहाल के लिए खरीदारी नहीं करनी है। आपके पास पोजीशन है तो बने रहिए, लेकिन एक स्टॉप लॉस 174 के आसपास जरूर रखिए। 174 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर आप बने रह सकते हैं। नंबर्स का इंतजार रहेगा, क्योंकि हम ऑटो का जिक्र कर रहे हैं तो एक और बड़ी खबर आपके लिए लेकर आते हैं। CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर है कि TVS मोटर में दरअसल कंपनी के प्रोमोटर सुंदरम क्लेटन कुछ और हिस्सा बेचते हुए दिखाई देंगे। यतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ। यतिन, TVS का स्टॉक करीब 1.5% ऊपर, बताइए क्या सुन रहे हैं आप? देखिए हर्षदा, पिछले दफे भी हमने ये स्टोरी ब्रेक की थी जब सुंदरम क्लेटन लगभग 5% हिस्सेदारी अपनी बेचने वाला था TVS मोटर्स में, और हमको अब सूत्र फिर से बता रहे हैं कि रिस्ट्रक्चरिंग प्लान के अंतर्गत जो TVS ग्रुप में चल रही है, सुंदरम क्लेटन जो कि प्रमोटर ग्रुप में आता है TVS मोटर्स की, वो TVS मोटर्स में लगभग 2% हिस्सा 600 करोड़ रुपए के आसपास बेच सकते हैं ब्लॉक डील के जरिए। पिछले दफे इन लोग ने 5% 1500 करोड़ रुपए के आसपास बेचे थे, उतना रियलाइज हुआ था कंपनी को। तो अब फिर से एक बार सुंदरम क्लेटन जो है TVS मोटर्स में अपने रिस्ट्रक्चरिंग प्लान के अंतर्गत हिस्सा बेचने वाली है। सुंदरम क्लेटन से कोई ऑफिशियल टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन अगर आप देखें यस्टरडे पोस्ट मार्केट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान्स सुंदरम क्लेटन ने भी अनाउंस किए, डीमर्जर प्लान्स थे। तो कहीं ना कहीं ये जो रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है TVS ग्रुप की, उसका हिस्सा है ये, और इसके अंतर्गत लगभग 2% हिस्सा और सुंदरम क्लेटन बेचेगी TVS मोटर्स में।
तो ये बड़ी डेवलपमेंट की प्रमोटर सुंदरम क्लेटन दरअसल टीवीएस ग्रुप में कुछ और हिस्सा लगभग 2% का और ऑफलोड करता हुआ दिखाई दे सकता है। और ऑफकोर्स हम देख ही रहे हैं इस पूरी ग्रुप में बहुत बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। आशीष महेश्वरी से एक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव लेते हैं, फिर कुणाल रामबिया भी हमारे साथ जुड़ गए, उनको भी जोड़ेंगे कार्यक्रम में। आशीष महेश्वरी, आप इस खबर को कैसे देखते हैं? सुंदरम क्लेटन ने खुद कल कह दिया कि अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को वहां पर डीमर्ज करेंगे, बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग का प्रोपोजिशन है। और ऑफ कोर्स जहां पर वैल्यू मिल रही है वो ऑफ कोर्स टीवीएस मोटर्स में है और वहां पर भी और कुछ अपना जो होल्डिंग है वो ऑफलोड कर रहे हैं। जी, मेरा मानना है थोड़ा टाइमिंग के लिए एक नेगेटिव डेवलपमेंट रहता है जब किसी भी कंपनी में प्रमोटर अपना स्टेक सेल करते हैं। बट इसके अलावा मेरा मानना है कि जो अभी उन्होंने ईवी के लिए करीब $100 मिलियन का एक्विजिशन वगैरह भी किया, तो वो थोड़ा सा अभी मार्केट में पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि 1500 करोड़ रुपए या जितने भी वो अपना नया फंड रेज करना चाहते हैं, जो मार्केट कैप देखा जाए टीवीएस मोटर का, उसके कंपैरिजन में काफी मिनिस्कल अमाउंट है। तो मार्केट इसको बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेगा और मैं इस न्यूज़ पे स्टॉक को बिल्कुल बेचने की सलाह नहीं दूंगा। मेरा मानना है आप इस स्टॉक में बने रहिए, काफ़ी कुछ जो डेवलपमेंट पॉजिटिव है कंपनी में, तो स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉक में आप देखें बने रहने की राय है यहाँ पर। और आपकी स्क्रीन पे टीवीएस मोटर 670 पे आके ट्रेड करता है। देखिए यतीन से भी बात अभी हम और करेंगे, डीलिंग रूम चेक पे बात करेंगे, डीलर्स की अगर आप देखें एक्सपेक्टेशन कुछ स्टॉक्स को लेकर क्या है। लेकिन आप स्क्रीन पे लेके आइए एक बार निफ्टी बैंक के इंट्राडे क्रॉस चार्ट, जो हम 2 बजे बात कर रहे थे कि इस वक्त निफ्टी के पास ज़्यादा वो अगर आप देखें कंपोनेंट्स है जिसके सहारे वो अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखेगा। लुक एट निफ्टी 17,622 डे हाई पर, एंड लुक एट बैंक निफ्टी। जिस वक्त हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी वही कहा था कि बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुक कर लीजिए फॉर द टाइमिंग, वहाँ से करीब 100-125 पॉइंट स्लाइड होकर, एंड थैंक्स टू IT, थैंक्स टू मेटल, जिसने अगर आप देखें बीते 1 घंटे में निफ्टी के स्विंग को ऊपरी स्तर पर संभाल के रखा। कुणाल रामबिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। कुणाल नमस्कार, बताइए आपके इस वक्त कन्विक्शन कॉल्स में क्या शामिल है, क्या चीज कर रहे हैं आप इस वक्त? वेरी गुड आफ्टरनून वीरू जी। सो जो काउंटर मेरी स्क्रीन पे एज ऑफ नाउ शॉर्टलिस्ट होके आ रहा है वो है अपोलो हॉस्पिटल, और इसके 2 रीजन है। देखिए ये कल इस काउंटर ने बॉटम जो बनाई थी वो 4380 के अराउंड बनाई थी, और वहां से लेके हमने कल एक इस काउंटर में अनाउंसमेंट भी सुनी और एक क्लियर हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है। और अगर डेली चार्ट की बात करते हैं तो ये जो एक डिक्लाइन कल हमने देखा था वो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाने की फिराक में है, जिसका ब्रेकआउट अभी पेंडिंग है। बट फॉर टाइम बीइंग ऑन अ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर्सपेक्टिव ये बहुत ही अच्छे से पॉइज्ड है। सो आई थिंक यहीं पे बाय कर सकते हैं इस काउंटर को। इसका हमारा जो स्टॉप लॉस बनेगा वो है 4540 प्रेजेंट लेवल से 40 रुपए नीचे का, और इसका जो पहला टारगेट बनेगा वो है 4700, और अगर काउंटर 4700 पे आता है तो हमारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर डेली का भी ब्रेकआउट हो जाएगा, टारगेट बनेगा 5100। सो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही फेवरेबल लग रहा है अपोलो हॉस्पिटल, यही लेवल पे बाइंग की सलाह बनेगी। अपोलो हॉस्पिटल अगर आप देखें तो ये इस वक्त आपको बाइंग के लिए अच्छा लग रहा है। आज इसने एक अटैम्प्ट लिया पुल बैक देने का आपकी स्क्रीन पे, और बॉटमिंग आउट प्रोसेस जिसे कहते हैं ना, उसको कहीं ना कहीं उसी में अभी भी अगर आप देखें चल रहा है। ये अभी भी ये याद रखिएगा मात्र 200 डेमा के ऊपर है, और आज इसने 10 डेमा के ऊपर ट्रेड करना शुरू करा है। लेकिन इस वक्त आपकी स्क्रीन पे जब विप्रो चलने लगे ना, समझ लीजिएगा जनाब कि IT में वाकई चलने का आज दौर है। विप्रो, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा और आपका माइंड ट्री, सारे के सारे स्टॉक डे हाई पर 574। यतिन से बात करते हैं अब। यतिन, डीलर्स की एक्सपेक्टेशन कुछ स्टॉक्स को लेकर अब इस वक्त क्या है, एंड स्पेशली क्या चेज कर रहे हैं वो इस वक्त? देखिए 2 स्टॉक्स जो आज डीलिंग रूम चेस कर रहे हैं वो है HDFC लाइफ। येस्टरडे HDFC लिमिटेड के बारे में चर्चा की थी और वो स्टॉक काफ़ी अच्छे से होल्ड आउट कर रहा है। आज HDFC लाइफ पे उनका फोकस है। उनको लगता है स्टॉक में 625 से लेकर 635 के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिलने चाहिए, और इसीलिए यहाँ वो अपने क्लाइंट्स को खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो आज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो पिटी हुई थी, काफ़ी दबाव था पिछले 4-5 सेशंस से, आज बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। तो फिर से एक बार रिन्यूड सेलिंग आपको पूरे के पूरे लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में मिल रहा है। यहाँ HDFC लाइफ पे डीलिंग रूम्स की खरीदारी की सलाह है। HDFC लाइफ के अलावा कोटक बैंक भी फाइनेंशियल सर्विसेज से एक स्टॉक है जहाँ डीलिंग रूम्स को लगता है कि काफ़ी अच्छा आपको ट्रैक्शन देखने को मिलना चाहिए। रिजल्ट्स के बाद लगभग 100 रुपये का करेक्शन भी यहाँ देखा है हमने। फिर से एक बार डीलिंग रूम्स को लगता है स्टॉक 1900 के लेवल्स के आसपास देखने को मिलना चाहिए पोजिशनली। आज काफ़ी बाइंग आपको बैंकिंग स्टॉक्स में दिख रही है RBI पॉलिसी के बाद। तो कहीं ना कहीं ये जो RBI पॉलिसी का इवेंट था जो खत्म हो चुका है, और इसके बाद अगर आप देखें
तो बैंक्स में डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ खरीदारी इमर्ज होनी चाहिए। बैंक सिरेरार पर तो है ही। पॉलिसी के बाद कोटक महिंद्रा बैंक ऑफ कोर्स एक टॉप ट्रेड और ये इत्तेफाक की कहें यतिन कि हम कार्यक्रम की शुरुआत में HDFC लाइफ ही डिस्कस कर रहे थे। उस स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम और अब आप कह रहे हैं कि डीलर्स भी इस स्टॉक पर नजर रखे हुए हैं, अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी। इनफैक्ट डे हाई 611 के आसपास का था, 640 के ऊपर नई खरीदारी करें, ये आशीष चतुर्मोता आपको कह रहे थे। चलिए अब मोमेंटम कॉल्स पर फोकस करते हैं। शुक्रिया यतिन इस इनपुट के लिए। आप देखिए सभी इंश्योरेंस कंपनियों में अच्छी तेजी है, चाहे वो ICICI प्रू हो या फिर SBI लाइफ जैसे काउंटर्स, और HDFC लाइफ ऑफ कोर्स एक प्रेफर्ड बाय है ही डीलर्स के बीच। मोमेंटम कॉल्स क्या हैं, एक एक करके सभी जानकारों से पूछते हैं। आशीष बहेती बताइए इस घंटे क्या लेंगे? मैम IT के साथ ही जाना चाहूंगा मैं। जिस हिसाब से इन्फी में अट्रैक्शन लग रहा है, पूरे IT काउंटर्स ही सारे अच्छे लग रहे हैं। इन्फी तो प्रेफर्ड पिक रहेगा हमारा अभी के लिए। 1755 का स्टॉप लॉस लगाकर 1800 तक के टारगेट्स के लिए। 1800 का टारगेट इन्फोसिस से एक टॉप पिक, और यहाँ पर टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स अनडाउटेडली एक कंसेंसस ट्रेड इस समय उभर कर आ रहा है। आशीष चतुर्मोता आपका मोमेंटम कॉल? हर्षदा मेरा भी 2 ट्रेड रहेंगे और दोनों IT से। पहला इन्फोसिस, जहां मुझे लगता है 1750 के स्टॉप से बाइंग पोजीशन बनाना चाहिए। 1840 के लक्ष्य इन्फोसिस में देखने को आएंगे, और LTTS पे भी मैं समझता हूँ BTST करके जाना चाहिए। 4650 का यहाँ स्टॉप रहेगा। 4800 के लक्ष्य BTST के तौर पे LTTS यानी कि लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज के अंदर देखने को नजर आ जाए। तो L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज 4800 का टारगेट और इन्फोसिस पहले 1800 का टारगेट आशीष बहेती ने दिया, 1840 का टारगेट अब आशीष चतुर्मोता दे रहे हैं। असित मोमेंटम ट्रेड? हर्षदा जी मैं टेक महिंद्रा में लॉन्ग जाना चाहूंगा। टेक महिंद्रा 1470 चल रहा है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1460 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 1490। Infosys was also there on my radar. I think IT is what is looking good right now, so Tech Mahindra is long for me. ओके, टेक महिंद्रा आपके लिए लॉन्ग है। अच्छा मानस, मैं आपके पास आऊँ उससे पहले मैं हर्षदा को ये बोल रहा था कि जरा आइए जरा एक बार एविएशन, टूर्स एंड ट्रेवल्स और थोड़ा सा रेस्टोरेंट्स और डेल्टा कॉर्प जैसे स्टॉक की बात करते हैं। ये डेल्टा कॉर्प 288 पर है। जरा प्लीज डायरेक्टर साहब एक बार इंडियन होटल्स दिखाइएगा। इंडियन होटल्स भी अगर आप देखें डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। इंटरग्लोब एविएशन पे हमने बात की ही थी। आपको याद होगा इस बार VIP इंडस्ट्रीज के नंबर, VIP इंडस्ट्रीज अभी भी 648 पर आपकी स्क्रीन पर मतलब अभी तो थोड़ा नीचे है लेकिन अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे। और मैं एक बात कहूंगा आपको कि VIP जो है एक टिपिकल फ्लैग पे फ्लोट कर रहा है। फ्लैग एक बहुत बुलिश पैटर्न होती है, इसमें स्टॉक 2-3 दिन रेस्ट लेता है फिर बाहर निकलता है। ये बताइए, इंडियन होटल्स इस वक्त स्क्रीन पर डे हाई पर है, डेल्टा कॉर्प इस वक्त स्क्रीन पर डे हाई पर है। इन दोनों में से क्या अप्रोच करेंगे आप, क्योंकि दोनों में ही लगभग 2-3 महीने की रेंज कटने की अगर आप देखिए बहुत करीब है। तो देखिए इन दोनों में से एक स्टॉक चूज करना होगा तो वो फिलहाल के लिए तो इंडियन होटल्स रहेगा, क्योंकि स्टॉक करेक्ट हो चुका है। 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने 3 दिनों से रेस्ट लिया और वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। मेरा समझना है कि जो करेक्शन का पीरियड था वो कंप्लीट हो गया है और अब रैली जब रिज्यूम होगी तो कम से कम 225 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो 209 के स्टॉप लॉस से इंडियन होटल में खरीदारी करने की राय रहेगी। जी हाँ, इंडियन होटल्स आपकी स्क्रीन पर आप देखें 216 पे ट्रेड करता हुआ। अच्छा, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा? इस पे आएंगे कुछ देर में बात करेंगे। और लेकिन आपका कन्विक्शन ट्रेड IT के अलावा अगर आप देखें तो ऑरो फार्मा एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न बनाया है उसने, क्योंकि हाई टॉप्स हाई बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया है। ऑरो फार्मा ने अपना 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वहां आज बहुत बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो मेरे हिसाब से तो अब यहाँ से एक रैली रिज्यूम होगी जिसमें 730 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, इसलिए ऑरो फार्मा में खरीदारी करने की राय रहेगी। 664 का स्टॉप लॉस रखें और 730 735 के टारगेट। कुणाल जी, आपका कन्विक्शन ट्रेड? तो वीरू जी, अगर मुझे यहाँ पे कोई काउंटर अच्छा लग रहा है तो वो है कोल इंडिया, और उसका रीजन ये है कि हमने इस काउंटर में कल एक मैसिव सी रैली देखी। आज मॉर्निंग में एक बड़ा सा नया हाई बनाया, काउंटर ने नीचे आया, रिट्रेसमेंट लेके 167 से रिवर्स हुआ है। और अगर मैं डेली चार्ट की बात करता हूँ तो एक परफेक्ट कप एंड हैंडल फॉर्मेशन दिख रहा है जिसका ब्रेकआउट हमने कल देखा और आज रीटेस्टिंग भी उसका होते हुए देखा। सो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा लग रहा है। 165 का स्टॉप लॉस बनेगा
और आई थिंक कोल इंडिया हमें 1 या 2 दिन में 174 तक के लेवल्स बता सकता है। ओके, कोल इंडिया आज थोड़ा सा रेस्ट लेता हूँ, लेकिन कुणाल जी का अगर आप देखें प्रीफर्ड पिक अभी भी रहेगा। प्रकाश क्या सर आपकी कॉल? मेरी कॉल इस वक्त है एम्फेसिस, बढ़िया है, एक डाउन मिला, फिर एक 5 दिन का एक कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद आज ब्रेकआउट मिला है। 3060 का स्टॉप लगाना चाहिए, ये लगता है मुझे 3150 से 3200 तक जा सकता है एम्फेसिस 3200 तक के लेवल्स। टेक और सिर्फ टेक्नोलॉजी की ही बात हो रही है। बताइए आप आशीष महेश्वरी जी, अगर आपने इस समय ट्रेड लेना है एक मोमेंटम के तौर पर, क्या रहेगा वो? जी, इनफैक्ट एक कैश और एक फ्यूचर का स्टॉक हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। जो कैश का स्टॉक है वो रहेगा GMDC। मेरा मानना है करीब इस साल जो उनका मुनाफा करीब 350 करोड़ और अगले साल 850 करोड़ का मुनाफा कंपनी कर सकती है। तो बिल्कुल स्टॉक की री रेटिंग हो रही है, कंटिन्यूस बाइंग यहाँ पर इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स भी कर रहे हैं, तो एक इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। और दूसरा यदि BTST देखें तो ONGC अभी बेस्ट बेट रहेगा। मेरा मानना है 2020 में उसका मुनाफा था 10,000 करोड़, 2021 में हुआ 20,000 करोड़, इस साल कम से कम 50,000 करोड़ का मुनाफा ONGC करेगा। तो 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप कंपनी और 50,000 करोड़ का मुनाफा, तो ONGC के साथ बहुत नाइंसाफी है। तो बिल्कुल ONGC को मेरा बाय करने की सलाह रहेगी। मेरा मानना है जैसे दूसरे PSU स्टॉक री रेट हुए वैसे ONGC भी री रेट होगा। कह रहे हैं कि ONGC में तेजी करिए, यहाँ पर एक अच्छा पोटेंशियल है और वो स्टॉक देखिए आज करीब 3-3.25% ऊपर ट्रेड करता हुआ। याद रखिएगा कल नतीजे आएंगे और उससे ठीक पहले साइजेबल मूव आने की पूरी कोशिश यहाँ पर देखने को मिल रही है। और GMDC एक और ट्रेड एक विनिंग आइडिया साबित हुआ था पिछले फ्राइडे वीरू, जब आप और शैल दिल्ली के लिए रवाना हुए और आशीष और मैं मंच को संभाल रहे थे। GMDC में उस दिन मेरे ख्याल में जो व्यू आया था वो कोलकाता से आया था और उसी दिन वो स्टॉक एक अपर सर्किट पर भी लगता हुआ दिखाई दिया। और आज फिर देखिए तेजी का ट्रेड, 72% तक की तेजी एक महीने में देखने को मिली है इस शेयर में, तो मूव तो डेफिनेटली है। अच्छा, कुछ और ट्रेड्स फटाफट स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर इस घंटे दरअसल नई पोजीशंस जुड़ती हुई। एक तो ONGC है ही, 170 के लेवल्स पर ये काउंटर आता हुआ। ट्रेंड में भी थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिली है और ट्रेंड के साथ साथ SBI कार्ड जैसे स्टॉक्स भी हैं जहां पर कुछ तेजी के ट्रेड्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ट्रेंड ज्यादातर समय आशीष चतुर्मोता शांत रहता है, लेकिन जब भी स्टॉक में एक्शन आया है आपने इसे फॉलो भी किया है। आज का मूव क्या कुछ सिग्नल दे रहा है, आगे कुछ ये चलेगा? बिल्कुल हर्षदा, बहुत ही अच्छा बेस फॉर्मेशन ट्रेंड ने बनाया है और बहुत ही हाई पेडिग्री की मैनेजमेंट और क्वालिटी ऑफ अर्निंग इस कंपनी की रही है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ हमने देखा है कंसिस्टेंट बेसिस पर अच्छे रहे हैं, तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि बेस फॉर्मेशन अच्छा बना है। 1045 के स्टॉप से इस स्टॉक में एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 1150 के लक्ष्य शॉर्ट टर्म के अंदर में देखने को नजर आएंगे और थोड़ा पोजिशनल नजरिया, तो मेरा मानना है स्टॉक 1200 रुपए के अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को आने वाले कुछ हफ्तों में क्रॉस करता हुआ नजर आ जाएगा। ओके, तो देखिए ट्रेंड एक तगड़ा मूवर, इस समय आधे % तक के गेंस देखने को मिले हैं। अच्छा, एक ट्रेड जिस पर मैं आशीष महेश्वरी आपकी राय लेना चाह रही हूँ, ये UTI म्यूचुअल फंड को या फिर UTI AMC को आज क्या हुआ है? 8% तक की तेजी देखने को मिली है। इतना बड़ा मूव मुझे नहीं याद लास्ट इस स्टॉक में कब देखने को मिला था। 895 के लेवल्स पर है, इस पर एक टेक चेक भी लेंगे। क्या ये जो जनवरी के SIP के आंकड़े आए हैं जो फ्रेश ऑल टाइम हाई पर हैं, जो 11,000 करोड़ के ऊपर का है आंकड़ा, उसका इम्पैक्ट है या फिर कुछ और जो मैं स्किप कर रही हूँ, मिस कर रही हूँ? बिल्कुल, एक चूंकि रिटेल निवेशकों की तरफ से जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश का एक बड़ा रुझान चल रहा है, तो उसका बिल्कुल एक बेनिफिशियरी है और एक अच्छा बिजनेस है। मतलब यदि लास्ट क्वार्टर के भी नतीजे अच्छे थे, जो प्रॉफिट में करीब 20 करोड़ का मुनाफा बढ़ा था उनका, 80 से 103 करोड़ के आसपास का बढ़ा था। तो बिल्कुल अब उन स्टॉक्स की तरफ निवेशक देख रहे हैं जहाँ पर वैल्यू है, जिनके नतीजे अच्छे हैं। और 52 वीक से अभी भी काफी नीचे UTI AMC मिल रहा है, तो बिल्कुल इसमें थोड़ी फंड बाइंग देखने को मिल रही है और मोमेंटम मेरा मानना है अभी स्टॉक में और जारी रह सकता है। अच्छा, बाकी AMCs पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं, स्पेशली HDFC AMC, क्योंकि HDFC AMC perhaps was the first to get listed
उसके बाद हमने देखा आदित्य बिरला ग्रुप की वो एएमसी लिस्ट हुई, यूटीआई एएमसीआई, हाल ही में आदित्य बिरला ग्रुप की एएमसी भी लिस्ट हुई है। आपके लिहाज से प्रेफर्ड पिक क्या रहेगा फंडामेंटली अगर गौश करना हो यहाँ से आगे के परफॉर्मेंस को, क्योंकि एचडीएफसी एएमसी आपके लिए वो 12 महीने का चार्ट भी आ जाएगा, इसने कुछ नहीं किया, एकदम शांत बैठा है, मेरे ख्याल में मोस्ट डिसअपॉइंटिंग स्टॉक रहा हो एक तेजी वाले मार्केट में। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एचडीएफसी एएमसी जबकि उनके जो यूटीआई एएमसी के कंपैरिजन में जो उनका मुनाफा है 3-3.5 गुना ज्यादा है, बट जो ग्रोथ है वो एक स्टैटिक बनी हुई है, तो जिसके कारण से निवेशक नई बाइंग नहीं कर रहे हैं एएमसी स्टॉक में, पर्टिकुलरली एचडीएफसी एएमसी में। और इस रीजन के चलते यूटीआई एएमसी जिसका जो वैल्यूएशन है एचडीएफसी एएमसी के कंपैरिजन में काफी अट्रैक्टिव है और यहाँ पर बाइंग देखने को मिल रही है। तो यदि बाय करने को मुझसे पूछा जाए तो मैं अभी यूटीआई एएमसी के साथ में ही जाना चाहूंगा। जी हाँ, तो यूटीआई एएमसी पे ही आप फोकस करेंगे, एचडीएफसी एएमसी को उसके करते हुए। लेकिन आईटी, लुक एट आईटी, इन्फोसिस डे हाई पर, इन्फोसिस अपने अब लास्ट ड्यू एवरेज को छूने जा रहा है और वो है 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। लेकिन लोअर लेवल्स पे जो स्टॉक बाइंग जनरेट कर रहे हैं या फिर होते हुए देख रहे हैं उसमें मिड कैप आईटी से अगर आप देखें बिरला सॉफ्ट और फर्स्ट सोर्स। आशीष, ऑल्दो मैं ये कहूँगा कि मात्र एक दिन की कैंडल बिरला सॉफ्ट में या फिर फर्स्ट सोर्स में ये कहने के लिए अगर आप देखें सक्षम नहीं होगी कि इट्स ए यू टर्न और नॉट। आशीष चतुर्मुदा जी, आपसे पहले हमारा पैनल कंफ्यूज हो जाता है, मेरे प्रोड्यूसर की अगर आप देखिए कान में आवाज आई, कौन सा आशीष? ये बताइए, आप कंफर्टेबल लार्ज कैप आईटी में ही रहेंगे या फिर फर्स्ट सोर्स या फिर बिरला सॉफ्ट में से कोई पिक करेंगे? देखिए, बिरला सॉफ्ट तो हमें पसंद है और मेरा मानना है यहाँ पे भी अच्छा बेस फॉर्मेशन बन रहा है। हालांकि जो मोमेंटम की इंटेंसिटी है, देखिए एक होता है ट्रेंड अच्छा होना और एक होता है मोमेंटम की इंटेंसिटी, और उस इंटेंसिटी को अभी देखूं तो वो कहीं ना कहीं लार्ज कैप में इन्फी, एलटीटीएस या एचसीएल टेक जैसे स्टॉक में बनी हुई है। बट डेफिनेटली अगर से चार्ट पैटर्न को देखूं तो ये क्लियर है कि बिरला सॉफ्ट ने अच्छा बेस फॉर्मेशन 450 की ट्रेजेक्ट्री में बना लिया है और ये स्टॉक भी कहीं ना कहीं 490-500 की ट्रेजेक्ट्री में जाएगा, तो इसको भी लॉन्ग साइड पर एक्यूमुलेट किया जा सकता है। मोमेंटम की बात अगर से देखें तो 465 के ऊपर एक अच्छा मोमेंटम बिरला सॉफ्ट के अंदर बनता हुआ नजर आ जाएगा। सॉफ्ट फर्स्ट सोर्स की तुलना में एक ज्यादा बेहतर ट्रेड है। अच्छा, एक और ट्रेड जिसका जिक्र करना बनता है, एवेन्यू सुपरमार्ट। वीरो, आप नोटिस करेंगे बड़े दिनों बाद इस तरह का एक्शन देखने को मिला है स्टॉक में। करीब 4-4.5% आज के सत्र में ये काउंटर ऊपर आपको दिखाई देगा, 4171 के आसपास ट्रेड करने में कामयाब। अब नंबर्स वाला ट्रिगर तो निकल गया, लेकिन यहाँ से आगे और क्या इस समय मार्केट भुना रहा है वो एक चीज है जो समझने वाली है। लेकिन मानस, एक टेक्निकली व्यू दीजिए प्लीज एवेन्यू सुपरमार्ट के आज के ट्रेड को। आपको क्या लग रहा है, कितना भरोसा किया जाए, कितनी और तेजी आ सकती है? क्योंकि पिछले एक महीने में ये तो 10% नीचे है और पिछले 3 महीनों में भी इसमें इतनी कुछ आतिशबाजी हुई नहीं है। तो देखिए, एक चीज तो क्लियर हो गई है कि अब स्टॉक ने एक हायर बॉटम बनाया है और वो हायर बॉटम 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास बना है, तो बिल्कुल रिवर्सल के साइन है और आप उम्मीद करिए कि अब आपको शायद 4375 या 4400 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। 200 रुपए की रैली तो बिल्कुल देखने को मिल सकती है, इसलिए खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 4079 के रखिए और टारगेट सेट करिए करीब 4400 रुपए के टारगेट की तैयारी यहां पर आप लेकर चले एवेन्यू सुपरमार्ट। ये 1 महीने का चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। आज का दिखाइए इस समय कैंडलस्टिक क्या एक्शन देखने को मिल रहा है। अक्यूमुलेशन हुआ है, जैसे जैसे दिन चढ़ा है और मार्केट ऊपर ऊपर गया है, यहाँ पर धीरे 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 करके खरीदारी आई है और वो साफ सिग्नल है कि यहाँ पर कुछ बन रहा है, पोजीशंस लोग ले रहे हैं। ये 3 महीने का हो गया, 1 महीने का देख लिया। आज का चार्ट, आज के मूव पे थोड़ा सा कन्विक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और उसी पर मानस भी कमेंट कर रहे हैं। एक और ट्रेड जो आपकी स्क्रीन पर इस समय लेकर आएंगे वो दरअसल है मैक्स हेल्थ का। करीब 5% तक की तेजी। आशीष भेती 5% ऊपर, वॉल्यूम्स बड़े अच्छे हैं इस काउंटर में आज के दिन। क्या कैरी करना चाहिए कल के लिए? एक्चुअली तो अच्छा है, आज जिस हिसाब से इसने कवर अप किया है आपने 20 डेमा को ब्रीच किया और जो वॉल्यूम है 2.34 मिलियंस के, एक पोजीशन बनाई जा सकती है इसमें तेजी की तरफ। हमें लगता है कि जल्दी इसमें 400 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं मैक्स हेल्थ में। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो है 377 का।
377 का। याद रखिएगा डिलीवरी पे काम करने वाला ये स्टॉक है और मैक्स हेल्थ, और बहुत ही अगर आप देखें बहुत ही जिसे कहते हैं ना अच्छा स्ट्रक्चर, और इसने 100 डेमा तक का डिप दिया था। ठीक ऐसा ही कुछ डिप 27 अक्टूबर अगर आप देखें यानी अक्टूबर मंथ में आया था लास्ट ईयर, और आपकी स्क्रीन पे 384 डे हाई की रेंज में। बिरला सॉफ्ट भी डे हाई की रेंज में। मानस ने जो 2 बजे का ट्रेड लिया था लॉरस लैब आपकी स्क्रीन पे लेके आइएगा, इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में जाके बंद होता हुआ आपका अगर आप देखें लॉरस लैब। और एक दो स्टॉक्स और देख लीजिए जिनमें अगर आप देखें आज अच्छा खासा मूव आ रहा है। लेट्स ब्रिंग टाटा मोटर्स डीवीआर। टाटा मोटर्स डीवीआर की प्लेसमेंट भी कुछ अच्छी सी बनती हुई, और आप समझ लीजिएगा कि ये स्टॉक भी आज अपने लास्ट ड्यू एवरेज को काटने की कोशिश करता हुआ। एक बार प्लीज अंडरलाइन और डीवीआर दोनों रखिएगा आपके स्क्रीन पे। टाटा मोटर्स अंडरलाइन क्या कर रहा है 507, ये भी अगर आप देखें बेहतरीन है, लेकिन कैंडल अगर आप देखें तो आज टाटा मोटर्स डीवीआर की ज़्यादा अगर आप देखें, ये रेप्लिका है उसका, बट स्टिल अगर आप आइसोलेशन में देखें आज इस डे को और इस दिन को, तो शायद टाटा मोटर्स डीवीआर की कैंडल ज़्यादा अच्छी लग रही है। आशीष चतुर्मुता जी, आपका टेक इस पर? बिल्कुल वीरेंद्र, तो देखिए टाटा मोटर्स का जो चार्ट है वो काफी प्रॉमिसिंग है, और मेरे हिसाब से ये चार्ट क्लियरली बता रहा है 530 की ट्रेजेक्टरी आपको टाटा मोटर्स में बनेगी, जिसके और इसको प्ले करने के लिए मेरे हिसाब से 500 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए। टाटा मोटर्स डीवीआर की अगर से मैं बात करूं तो बहुत अच्छा सपोर्ट इसने 100 डे मूविंग एवरेज पे लिया, और अभी एक क्रॉसओवर 50 डे मूविंग एवरेज को कर रहा है। बेस फॉर्मेशन हो चुका है, तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ फेवरेबल है। 240 के स्टॉप से मेरा मानना है 255 260 की ट्रेजेक्टरी टाटा मोटर डीवीआर के स्टॉक में भी देखने को नजर आ जाएगी। जी हाँ, टाटा मोटर्स डीवीआर आपकी स्क्रीन पर आप देखें डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। बिरला सॉफ्ट डे हाई पर आ गया, अच्छा खासा मूव देता हुआ यहाँ पे ये स्टॉक। और बाकी अगर आप देखें, अगर मैं फ्रंट लाइन भी देखूँ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स वाले स्टॉक्स में, तो आज सुपर स्विंग देने वाले स्टॉक्स के क्रम में जिंदल स्टील, जेएसपीएल अगर आप देखें, फर्स्ट सोर्स मिड कैप आईटी में, और विंडो फार्मा अगर आप देखें फार्मा स्पेस में जीएनएफसी, आइडिया, ओएनजीसी, लॉरस लैब, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जैसे कुछ स्टॉक रहे। एक बार आप एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को लेके आइएगा। देखिए पिछले 3-4 क्वार्टर्स इनके लिए बहुत टफ रहे हैं, लेकिन पिछले 3-4 क्वार्टर्स में अगर आप देखें तो अगर ये स्टॉक कभी भी किसी कमांडिंग पोजीशन में रहा है तो पिछले वो 3-4 दिन में रहा है। कुणाल रामबिया जी, एक तो लोअर एजेस पे एक टिपिकल फ्लैग, लोअर एजेस पे आपने आके अगर आप देखें आज 200 डेमा को काटा, ये आपका सेकंड अटेम्प्ट है आई थिंक लास्ट 10 सेशंस। इसको कितनी इंपॉर्टेंस देंगे आप एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के इस बिहेवियर को? हम फॉर्मेशन की बात करते हैं तो जैसे आपने हाईलाइट किया बहुत ही अच्छा लग रहा है, और इनफैक्ट इसमें डेली चार्ट में इंटरेस्टिंग बात ये बन रही है कि 25 नवंबर से लेके आप आज तक ये काउंटर 405 के लेवल्स को क्रॉस नहीं करवा रहा था। आज के दिन में 408 जाके 403-4 पे क्लोजिंग दे रहा है, सो विच इज वेरी अट्रैक्टिव। बस एक ही दिन हम रुकते हैं, और कल अगर फॉलो थ्रू इसमें बाइंग आती है तो ये फ्लैग ब्रेकआउट जो साइडवेज कंसोलिडेशन 15 मिनट चार्ट में भी दिख रहा है, आई थिंक उसका भी ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। और अगर वो होता है तो ये काउंटर हमें नजदीक के समय में 435 से 440 तक के लेवल्स बता सकता है, बट वी वेट फॉर टुमारो फॉलो थ्रू बाइंग। फॉलो थ्रू का इंतजार रहेगा। आज एक्सपायरी के दिन यहाँ पर थोड़ा सा एक्शन बना है। अच्छा, वेरी क्विकली मानस एनएमडीसी पर एक व्यू दीजिए। 2% ऊपर, और ये भी इनफैक्ट डे हाई पर ही जाकर आज दिन को छोड़ने वाला 155-154 के लिहाज से। क्या कैरी करेंगे कल के लिए ट्रेड? तो बिल्कुल कैरी करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर अभी 2 दिन पहले फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिसके टारगेट करीब 175 रुपए के आते हैं हर्षिता। तो मेरे हिसाब से तो करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करके ही चलनी है। कोई करेक्शन मिले तो बेहतर लेवल्स 157, 155 के रहेंगे। स्टॉप लॉसेस 152 के रखिए और 175 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, तो 175 के टारगेट के लिए एनएमडीसी में ट्रेड का मौका, लेकिन आखिरी 2 मिनट बचे हैं आज के ट्रेड के, और आज का दिन वैसे 2 बड़े इवेंट्स वाला था, और दोनों इवेंट्स दरअसल बाजार के फेवर में गए। पहला, क्रेडिट पॉलिसी की मैं जिक्र कर रही हूं, कोई चेंज नहीं हुआ, ना रिवर्स रेपो में, ना रेपो में, ना कमेंट्री, कठोर आई, अकोमोडेटिव स्टांस बना रहा, और वो एक सपोर्टिंग फैक्टर था मार्केट के लिए। और एक्सपायरी भी अब एक हायर ग्राउंड पर ही होती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए, निफ्टी ने ज्यादातर समय आज 17,590 से 600 के बीच बिताया है, उसके ऊपर भी हम गए हैं, लेकिन आज का बड़ा ट्रेड ऑफ कोर्स मिड कैप्स के अलावा
निफ्टी का जो बैंक का ट्रेड है वो साबित हुआ और निजी बैंकों के चलते हमने देखा निफ्टी बैंक में 300 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त आज के दिन कायम हुई है। हालांकि ये 39,000 पर टिक नहीं रहा है, उससे थोड़ा सा हल्का हुआ, लेकिन तेजी वाला सत्र साबित हुआ है और ज्यादातर रुझान जो है वो ऑफ कोर्स निजी बैंकों में देखने को मिला। इसके अलावा सेक्टोरली आईटी एक और पैक है जहां पर जमकर खरीदारी हुई और आपने सुना ही होगा पिछले 2 घंटों में सबसे ज्यादा अगर कॉल्स तेजी की तरफ आए वो टेक्नोलॉजी कंपनियों में आए, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो आपका एम्फेसिस हो, एल&टी टेक सर्विसेज हो या फिर कुछ देर पहले जो हम बिरला सॉफ्ट की बात कर रहे थे। तो ये एक आउट परफॉर्मिंग काउंटर था। इन्फोसिस की तरफ से एक बड़ा मूव 2% ऊपर, एम्फेसिस करीब 3% ऊपर, एल&टी टेक सर्विसेज, एल&टी इन्फोटेक जैसे काउंटर्स में भी आज हमने देखा है टेक महिंद्रा समेत अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी है। अब आपके लिए लेकर आते हैं कुछ और स्टॉक्स जहां पर हरकत तेजी की तरफ होती हुई दिखाई दी, तो बैंकों पर भी एक नजर डाल लीजिएगा। ऑफ कोर्स बैंकों में कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये वो बड़े ट्रेड्स थे जिन्होंने निफ्टी बैंक में वो तेजी कायम रखी। अगर एसबीआई जैसे स्टॉक में एक बड़ा मूव आता तो शायद हमारी चाल और भी मजबूत होती हुई दिखाई देती और हम 39,000 की तरफ ज्यादा समय बिताते। 1% ऊपर ये काउंटर रहा, लेकिन यहाँ पर 540 के आसपास जाकर दिन सिमट रहा है, ये आप ध्यान दीजिएगा। एचडीएफसी बैंक भी करीब 1.5% ऊपर। आज काफी दिनों बाद इंश्योरेंस कंपनियों में भी खरीदारी आई। याद रखिएगा एचडीएफसी लाइफ का वो स्टॉक जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, इसको देखकर हमने देखा आईसीआईसीआई, प्रू और एसबीआई लाइफ में भी तेजी की ही पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी। तो घंटी बज चुकी है, आज दिन की छुट्टी हुई जहां पर तेजी का ही मूड और 17,585 के ऊपर दरअसल निफ्टी जाकर टिक पाने में कामयाब। निफ्टी आईटी इंडेक्स 350 पॉइंट ऊपर, सेंसेक्स देखिए 400 पॉइंट की बढ़त पर इस समय ट्रेड बनाता हुआ दिखाई दे रहा। अब हीट मैप आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जो आपको दिखाएगा हुआ क्या है मार्केट में। ओएनजीसी नंबर से पहले 3.5% ऊपर, टाटा स्टील में अच्छी खरीदारी लेकिन ज्यादा आपको हरे टिक दिखाई देंगे आईटी कंपनियों में जिसमें इन्फोसिस है, एसबीआई लाइफ जिसका हम जिक्र कर रहे थे 2% ऊपर जाकर टिका है। कोटक में तेजी, एचडीएफसी बैंक में तेजी, एमएनएम के नंबर्स के बाद 1.5% तक की बढ़त देखने को मिली। कंपनी ने यह कह दिया है कि ये जल्द ही एक एक्सयूवी 300 का मॉडल ईवी इसमें भी लेकर आएंगे। साथ ही साथ आप देखिएगा पावर ग्रिड नंबर्स कल शाम को आए, आज स्टॉक तेजी में। टाटा मोटर्स का जिक्र कर रहे थे वीरू, वहां पर भी तेजी देखने को मिली। आईटीसी जैसे काउंटर्स, सन फार्मा जैसे काउंटर्स, एल&टी जैसे काउंटर्स में खरीदारी हुई है, लेकिन मुनाफा वसूली कहां थी? मारुति 1.5% फिसला, बीपीसीएल, श्री सीमेंट, आईओसी जैसे काउंटर्स में हमने देखा है कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है। इनफैक्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में थोड़ी सी नरमी जरूर रही है। डीवीएस के कल नंबर्स आएंगे, उससे पहले स्टॉक थोड़ा सा लड़खड़ाता हुआ। हीरो के नतीजों का इंतजार अभी भी है और स्टॉक एकदम शांत है आज बाजार बंद होते होते। यहाँ पर कुछ नरमी। रिलायंस इंडस्ट्रीज में सुबह में थोड़ा सा एक्शन आया था, लेकिन फाइनल क्लोज में ये काउंटर 2381 के आसपास ट्रेड करता हुआ। लेकिन साफ तौर से आज जो स्क्रीन है वो ज्यादा हरी की तरफ थी, ज्यादा तेजी के ट्रेड्स देखने को मिले हैं वीरू। जी हाँ, तो ये अगर आप देखें आज की प्राइस परफॉर्मेंस 17,605 की क्लोजिंग आई, 142 अंक ऊपर, शानदार। और 39,010 के स्तर पे निफ्टी बैंक, दैट्स गुड। दोनों ही इंडस्ट्रीज ने अगर आप देखें साइकोलॉजिकल लेवल को होल्ड किया। डेरिवेटिव्स में याद रखिएगा इट्स मेटल्स एंड आईटी, इन दोनों का दिन था आज। जेएसपीएल टॉप वाई गेनर में शामिल रहा, देन मिड कैप आईटी में फर्स्ट सोर्स। उसके बाद अगर आप देखें तो आज एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और साथ ही साथ ओएनजीसी कुछ ऐसे स्टॉक्स रहे प्रायर टू नंबर्स जहां पे काफी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप रहा। और बैकफुट पे जो था आज या फिर प्रॉफिट टेकिंग जहां पे हुई उसमें आज जीएसपीएल, गुजरात गैस, साथ ही साथ अंबुजा सीमेंट्स एंड सीमेंट स्पेस, पीएनबी मिड कैप बैंकिंग में, पीएसयू बैंकिंग बास्केट में, और साथ ही साथ एचएएल और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पे आज शॉर्टिंग हुई। हर्षदा, आज सीधा सौदा कैसी रिटर्न्स? यहाँ पर मंदी और तेजी दोनों ट्रेड्स देखने को मिले हैं वीरू। एक एक करके देख लेते हैं कि कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया। तो पहली जो प्लेट है वो है आशीष की टीम की। अच्छा आपको दिखाई देगा सोलोरा एक्टिव और नायका दोनों ही मंदी के ट्रेड्स थे। नंबर्स के बल पर आशीष ने कहा था कि ये स्टॉक्स टूटेंगे और ठीक वही हुआ और वो स्टॉक्स के रिटर्न्स आज बने हैं। अगर आपने यहाँ पर इंट्राडे में शॉर्ट किया हो या फिर बिकवाली की पोजीशन ली हो। दूसरी तरफ आरवीएनएल जैसा काउंटर, विश्वराज शुगर भी इनके
टीम का हिस्सा था। अब आइए नीरज की टीम में, तो यहाँ पर भी बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला है। नीरज ने एक शॉर्ट कॉल डाला था जो यहाँ पर आपको आ रहा है टॉप ट्रेड के लिहाज से, वो है इंजीनियर्स इंडिया। यहाँ पर नंबर्स फीके रहे, लेकिन एसबीआई पर एक बाय, इंडसइंड और आईसीआईसीआई बैंक पर भी एक बाय कॉल। एसबीआई ऑफ कोर्स आज का आउट परफॉर्मर साबित हुआ है एचडीएफसी बैंक के साथ। तो ये रहा प्रदर्शन हमारे सीधा सौदा के कप्तानों की तरफ से। चलिए, ऑल वेल दैट एंड्स वेल, और आज का सत्र तो बहुत ही मजबूत रहा है। खरीदारी चौतरफा रही, चाहे वो बैंक हो, मेटल हो, आईटी हो, और ऑफ कोर्स इंडेक्स में भी ये रिफ्लेक्ट करता हुआ साफ दिखाई दिया है। चलिए वीरू और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे सीएनबीसी आवाज के साथ। नमस्कार।